बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो देखिए बेटा, नीट फिनिशिंग टेस्ट सीरीज 2023 का आज बेटा आपका जोलॉजी का फोर्थ सेशन चल रहा है। तो आज इनफैक्ट बेटा हम 12th का जो लास्ट पार्ट है आपका बायोटेक्नोलॉजी उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। पर आपको बेटा ये मालूम होना चाहिए कि बायोटेक्नोलॉजी के आपके दो पार्ट्स हैं, एक तो प्रोसेसेस है, दूसरा बेटा एप्लीकेशंस है। तो आज बेटा हमने खाली एप्लीकेशन पार्ट स्टडी करना है और जो अगला सेशन लगेगा उसी में बेटा हम एप्लीकेशन पार्ट, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट बेटा कंप्लीट करेंगे। तो उससे आपका पूरा 12th का जो पार्ट है जोलॉजी का वो पूरा इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए बेटा, आज हम डायरेक्टली पार्ट 1 बायोटेक्नोलॉजी की ओर आएंगे और देखेंगे बेटा आपके लिए आज क्या क्या क्वेश्चंस हमने लाए हैं बायोटेक्नोलॉजी में। तो बेटा आज मैं बहुत थक गया दिन भर इन क्वेश्चंस को बेटा सॉर्ट करते हुए, ताकि बेटा टेक्स्ट बुक की एक एक लाइन जो है वो आपके दिमाग में आए और यहां पर बेटा वो ऑब्जेक्टिव में फिट आ जाए। तो मेहरबानी करके बेटा आप जब भी ये लेक्चर्स देखते हो तो अपने टेक्स्ट बुक अपने साथ रखिएगा, ताकि बेटा आपको पता चले कि हर किसी कोने कोने से बेटा एक एक क्वेश्चन निकाला गया है, एक एक लाइन से बेटा क्वेश्चन मैनिपुलेट किया गया है, क्वेश्चन लाया गया है। इससे मेहरबानी करके बेटा आज अच्छी तरह से बेटा टेक्स्ट बुक खोलिए और फिर बेटा इसके साथ अपने जो चीजें हैं वो कोरिलेट करते जाइए। तो चलिए बेटा, बायोटेक्नोलॉजी में हम देखेंगे, और आप चाहे पार्ट 1 हो या पार्ट 2 हो, इंक्लूडिंग बेटा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एंड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, इसमें बेटा 5 से 7 क्वेश्चन आने के चांसेस है, या कभी कभी 8 भी आ सकते हैं। 2022 में बेटा 11 क्वेश्चंस आए थे। पर जब हम जनरल की बात करते हैं, एवरेज की बात करते हैं, तो लगभग बेटा कभी 5, कभी 6, कभी 7, यही ट्रेंड रहा है बेटा नीट का एग्जाम का रिगार्डिंग दिस चैप्टर। तो चलिए बेटा, सबसे पहले अब हम देखेंगे कि आज के बेटा आपके लेक्चर में कितने क्वेश्चंस डिस्कस हो जाएंगे। कुल मिला के बेटा आज 43 क्वेश्चंस डिस्कस हो जाएंगे, और इन 43 क्वेश्चंस में ही आपको पार्ट 1 बायोटेक्नोलॉजी जो है वो पूरी तरीके से बेटा इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। तो आज बेटा थोड़ा बहुत मुझे किसी जगह कंसेप्ट को भी छूना पड़ेगा, तो वहां पे बेटा उस कंसेप्ट को हम इलॉबरेट भी करेंगे या उस क्वेश्चन को इलॉबरेट करेंगे। तो चलिए बेटा खुदा का नाम लेंगे और स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन यहां पर आप देखिएगा, हु डेवलप्ड ए मेथड ऑफ रिमूविंग प्लाज्मिड फ्रॉम द सेल एंड देन रीइंसर्टिंग देम इन अदर सेल्स। किसने बेटा पहली बार ये चीज लाया कि वो प्लाज्मिड्स एक्सट्रैक्ट किए सेल से, फिर उन प्लाज्मिड्स को दूसरी सेल्स में डाला। तो यहां पे बेटा अगर आप देखेंगे 4 ऑप्शन से, फोटोग्राफ से बेटा ये क्वेश्चन हमने लिया है आपके टेक्स्ट बुक से। हर्बर्ट बॉयर, स्टैनली कॉहेन, पॉल बर्ग एंड वर्नर एंड आर्बर। तो यहां पर बेटा आप आंसर याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज 2। स्टैनली कॉहेन ही बेटा एक ऐसा साइंटिस्ट था जिससे पहली बार बेटा सेल से प्लाज्मिड निकालना बेटा सिखाया, कैसे प्लाज्मिड निकालते हैं, और फिर यह भी सिखाया कि कैसे हम प्लाज्मिड को बेटा दूसरी सेल में डाल सकते हैं। तो एक कंट्रीब्यूशन बेटा थी स्टैनली कोहेन की, इसके लिए बेटा उसको नोबेल प्राइज भी दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। The definition given by EFB for biotechnology involves यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने बेटा अब क्या डेफिनेशन दी बायोटेक्नोलॉजी के लिए। टेक्निक्स ऑफ यूजिंग लाइव ऑर्गेनिजम्स और एंजाइम्स फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेसेस यूजफुल टू ह्यूमन बींग्स। ना बेटा ये उनकी डेफिनेशन नहीं थी। हाँ बेटा बायोटेक्नोलॉजी की ये डेफिनेशन है, मगर बेटा ये वो डेफिनेशन नहीं है जो बेटा आपके यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने दिया है। उसके बाद नेक्स्ट, टेक्निक्स ऑफ यूजिंग एंजाइम्स ओनली। नहीं बेटा, हम खाली बेटा बायोटेक्नोलॉजी में एंजाइम्स ही नहीं इस्तेमाल करते हैं, हम लाइव ऑर्गेनिजम्स को भी इस्तेमाल कर देते हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ ह्यूमन बींग्स। उसके बाद बेटा इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंसेस या सर्विसेज या साइंसेस एंड ऑर्गेनिजम्स, सेल्स, पार्ट्स देयर ऑफ एंड मॉलिक्यूलर एनालॉग्स फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विस। ये बेटा डेफिनेशन थी जो यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने दी फॉर बायोटेक्नोलॉजी। क्यों? क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी के बेटा 2 पार्ट्स लिए जाते हैं, एक तो ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी और दूसरा बेटा मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, ताकि बेटा जो दोनों डेफिनेशंस है, चाहे ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी हो चाहे बेटा मॉडर्न या न्यू बायोटेक्नोलॉजी हो, इन दोनों को बेटा एक कॉमन टर्म हमें देनी थी, और वो कॉमन टर्म किसने दी बेटा? ईएफबी पे ने। तो चले बेटा आसान क्वेश्चन है, डायरेक्टली टेक्स्ट बुक की बेटा ये क्वेश्चन उठाया गया है। तो चले बेटा आप ध्यान यहां क्यों रखिएगा।
क्वेश्चन सुनिए बेटा अच्छी तरह से। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन बायोटेक्नोलॉजी, बोलिए जी इनमें कौन कौन सा चीज है जो बायोटेक्नोलॉजी में इंक्लूड किया गया है। टेक्स्ट बुक की सीधे बेटा लाइन चल रही है। पहला, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन लीडिंग टू टेस्ट ट्यूब बेबी, पढ़ाया मैंने रिप्रोडक्शन में, टेक्स्ट बुक ने लिखा है हाँ ये है, तो चलिए बेटा है क्योंकि टेक्स्ट बुक ने लिखा है, उसके बाद कोई आर्गुमेंट नहीं चलेगा। उसके बाद सिंथेसाइजिंग ए जीन एंड यूजिंग इट, यस बेटा ये भी। उसके बाद डेवलपिंग वैक्सीन, बहुत सारे वैक्सीन बेटा हमने रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के जरिए बनाए, जैसे मैंने ह्यूमन वेलफेयर में आपको बोला था हेपेटाइटिस बी का जो वायरस है ईस्ट में डेवलप किया गया थ्रू दिस टेक्नोलॉजी। उसके बाद बेटा जीन थेरेपी, यस बेटा इसको भी हम बायोटेक्नोलॉजी में इंक्लूड करते हैं। सो यहां पर बेटा जो चारों प्रोसीजर्स है, चारों के चारों आपके टेक्स्ट में बेटा एक ही लाइन में लिखे हैं, तो आंसर आएगा 4। पहला भी इंक्लूड है, दूसरा भी इंक्लूड है, तीसरा भी इंक्लूड है और चौथा भी इंक्लूड है। इस पे नजर रखिएगा बेटा नीट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोर टेक्निक ऑफ बायोटेक्नोलॉजी विच इन्वॉल्व्स मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल एमियंस इज। अब जरा बेटा गौर से देखिएगा, जब हम बेटा बायोटेक्नोलॉजी की ओर जाते हैं या मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी की ओर जाते हैं, इसके दो कोर प्रोसेसेस है, दो कोर टेक्निक्स है। वन इज कॉल्ड एज जेनेटिक इंजीनियरिंग, जहां पे क्या किया जाता है, जहां पे बेटा जेनेटिक मैनिपुलेशंस की जाती है। बेटा डिजायर्ड जीन निकाला जाता है एक सेल से और उसके बाद विद द हेल्प ऑफ क्लोनिंग वेक्टर बेटा उसको होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस किया जाता है ताकि बेटा हमें डिजायर्ड प्रोडक्ट मिले। अब जब बेटा हम जेनेटिक मैनिपुलेशंस करते हैं, जहां पर हम एक डिजायर्ड जीन को आइसोलेट करके फिर क्लोनिंग वेक्टर में इंट्रोड्यूस करते हैं, बनाते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए, फिर इसी रिकम्बिनेंट डीएनए को बेटा हम हेटेरोलॉगस होस्ट में डालते हैं या होस्ट सेल में बेटा ट्रांसफर कर देते हैं। दिस पार्ट इज कॉल्ड जेनेटिक इंजीनियरिंग। उसके बाद बेटा इसका दूसरा कोर पार्ट जो है एंड दैट इज कॉल्ड एज केमिकल इंजीनियरिंग, और इसी केमिकल इंजीनियरिंग को बेटा आपकी टेक्स्ट में एक नाम दिया है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। सो चाहे केमिकल इंजीनियरिंग हो या बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग हो, घबराना नहीं, इट इज वन एंड सेम थिंग। और इसी केमिकल इंजीनियरिंग में अब हम क्या करते हैं, जो ये बेटा हेटेरोलॉगस होस्ट है जिसमें हमने एक डिजायर्ड जीन इंट्रोड्यूस किया है ताकि हमें इससे डिजायर्ड प्रोडक्ट मिले, रिकम्बिनेंट प्रोडक्ट मिले इन लार्ज क्वांटिटीज, तो वो हम प्रैक्टिकली बेटा इसको लार्ज क्वांटिटीज में इन बेटा विद द हेल्प ऑफ बायोरिएक्टर्स एक टेक्निक से हासिल कर देते हैं एंड दैट इज कॉल्ड एज बेटा केमिकल इंजीनियरिंग और बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। या अब बेटा मसला यह है कि जो ये बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग है इसमें क्या क्या लगता है, इसमें बेटा स्टेराइल कंडीशंस होनी चाहिए, यहां पे कोई भी बेटा कंटेमिनेशन नहीं होनी चाहिए, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन रहनी चाहिए, पीएच मेंटेन रहना चाहिए बेटा इस होस्ट सेल का, इसका टेम्परेचर मेंटेन रहना चाहिए बेटा, कंटिन्यूअस कल्चर, इसको कल्चर न्यूट्रिएंट्स मिलने चाहिए, विटामिन्स मिलने चाहिए ताकि बेटा इसका बायोमास बहुत तेजी के साथ एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो जाए ताकि बेटा हमें डिजायर्ड प्रोडक्ट भी लार्ज क्वांटिटीज में मिले। इसलिए बेटा इस चीज का जो आंसर है दैट इज बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। और अगर बायो प्रोसेस नहीं होगा, टेक्स्ट में तो बायो प्रोसेस लिखा है, कभी कभी केमिकल इंजीनियरिंग भी हो सकता है, घबराना नहीं बेटा, बायो प्रोसेस इज आल्सो कॉल्ड एज केमिकल इंजीनियरिंग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, दैट मींस कि क्वेश्चन नंबर 2 का जो ऑप्शन है दैट इज, क्वेश्चन नंबर 4 का जो ऑप्शन है दैट इज 2। नेक्स्ट, अब यहां पे नजर रखिएगा, लाइन बाय लाइन बेटा टेक्स्ट पे चल रहे हैं। Which of the following statement is not correct? इनमें बेटा आपको 4 स्टेटमेंट्स यहां दी गई है और अब आपको इन 4 स्टेटमेंट्स में देखना है कौन सी स्टेटमेंट गलत है। पहली स्टेटमेंट है एसेक्सुअल प्रोडक्शन प्रिजर्व्स द जेनेटिक इंफॉर्मेशन। यस बेटा, इसमें कोई सेकंड थॉट नहीं है, क्योंकि जब भी बेटा कोई एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है वहां पर बेटा अब जो प्रोजेनी होती है वो क्लोन्स होते हैं, वो हूबहू अपने पेरेंट्स के जैसे होते हैं, या जो डॉटर सेल्स वहां से बनती है वो हूबहू एक दूसरे से मिलती है। सो वहां पे जेनेटिक प्रिजर्वेशन होती है क्योंकि वहां क्रॉसिंग और इन्वॉल्व नहीं हुई होती है। व्हाइल एज सेक्सुअल प्रोडक्शन परमिट्स वेरिएशन, यस बेटा, क्योंकि जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है गेमीटोजेनेसिस होती है, गेमीटोजेनेसिस में मियोसिस होता है और मियोसिस में बेटा क्रॉसिंग ओवर होता है और क्रॉसिंग ओवर से बेटा जीन रिशफलिंग हो जाती है बिटवीन द होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, जिसकी वजह से बेटा वेरिएशंस आती है। तो पहली स्टेटमेंट तो करेक्ट है बेटा, इसमें कोई सेकंड थॉट नहीं है। उसके बाद अगला, ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन प्रोसीजर्स यूज्ड इन प्लांट्स एंड एनिमल ब्रीडिंग लीड्स टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ अनडिजायरेबल एज वेल एज डिजायरेबल जीन। यस बेटा, क्योंकि जब भी बेटा हम क्रॉसेस करते हैं
तो वहां पे क्या होता है कि जो पेरेंट्स के डिजायर्ड जीन्स होते हैं या अनडिजायरेबल जीन्स है, दोनों आ जाते हैं, इसमें तो कोई सेकंड थॉट नहीं है, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट। उसके बाद जेनेटिक इंजीनियरिंग इन्वॉल्व जीन ट्रांसफर ऑफ ओनली डिजायरेबल जीन्स विदाउट इंट्रोड्यूसिंग अनडिजायरेबल जीन्स इनटू द टारगेट ऑर्गेनिजम्स। बेटा ये भी ठीक है, क्यों? क्योंकि जब हम जेनेटिक इंजीनियरिंग करते हैं, एम तो यही होती है ना बेटा कि जो डिजायर्ड जीन है, डिजायरेबल जीन है, वही हम बेटा किसी और ऑर्गेनिज्म में लाए ताकि बेटा हमें डिजायर्ड प्रोडक्ट मिले। जैसे मैं आपको सिंपल सी बात बोलूंगा बेटा, जब इली लिली कंपनी ने बेटा इंसुलिन पहली बार बनाया, आर्टिफिशियली सिंथेसाइज किया, कैसे? उन्होंने बेटा इंसुलिन जीन लाया, फिर बेटा एक बहुत बड़ी टेक्निक है, उसमें अभी मुझे जाने की जरूरत नहीं है, जब बेटा इंशाल्लाह अगले पार्ट में हम एप्लीकेशंस लेंगे वहां पे वो डिस्कस होगा। फिर बेटा फिलहाल लेमन्स लैंग्वेज में ले लो, फिर इंसुलिन जीन को इंट्रोड्यूस किया गया बेटा ई कोलाई में, और फिर ई कोलाई से हमने इंसुलिन हासिल किया। सो यहां पर बेटा जो जीन था जो हमारे लिए इंसुलिन बना रहा था, जो फिर हमने बेटा ई कोलाई में बनाया, जो नेचुरली बेटा नहीं बना पाता है, सो एट दैट टाइम क्या ये डिजायर्ड जीन था, क्या अनडिजायरेबल जीन था? डिजायर्ड जीन, क्योंकि हमें डिजायर्ड प्रोडक्ट मिला, इंसुलिन मिला, ताकि हम डायबिटिक पेशेंट्स को बेटा इंसुलिन थेरेपी दे। उसके बाद बेटा अगला एलियन डीएनए। एलियन डीएनए मींस डिजायर्ड जीन है, टारगेट डीएनए, एंड और डिजायर्ड जीन has the ability to multiply itself in the progeny cells of the organism। ये गलत है। देखिए बेटा यहां पे क्या लोचा है, गौर से देखिएगा। सपोज बेटा यहां पे मैं आपके सामने स्क्रीन चेंज करूंगा ताकि मैं इस पॉइंट को सिखा दूं। सपोज बेटा ये मेरे पास एक डिजायर्ड जीन है, चले बेटा नजर यहां पे रखिएगा। सपोज मैंने एक बैक्टीरिया बैसिलस thuringiensis से एक जीन निकाला, एंड दैट जीन इज कॉल्ड एज क्राइजीन। और ये क्राइजीन बेटा बैसिलस thuringiensis बैक्टीरिया में होता है। आप सबको मालूम होगा, बहुत ही मशहूर क्वेश्चन है, इससे एक टॉक्सिन बनता है, दैट्स कॉल्ड एज बीटी टॉक्सिन। मगर जो टॉक्सिन बनाता है ये बेटा इनएक्टिव होता है। उसके बाद बेटा हमने इस जीन की एक सिग्निफिकेंस ढूंढ निकाली कि जो ये बीटी टॉक्सिन बनाता है, अगर कोई इंसेक्ट बेटा इस टॉक्सिन को खाता है, इनएक्टिव टॉक्सिन होता है, तो जब वो उसके मिड गट में जाता है तो इंसेक्ट के मिड गट में बेटा अल्कलाइन पीएच होता है, ये एक्टिव वहां हो जाता है। और जब ये बीटी टॉक्सिन एक्टिव हो जाता है तो ये बेटा इस इंसेक्ट का जो मिड गट की सेल्स है उसको लाइसिस करता है, बर्स्ट करवाता है, जिसकी वजह से बेटा इंसेक्ट बेचारा मर जाता है। तो बेटा साइंटिस्ट ने इस चीज को एक्सप्लॉइट किया, उन्होंने सोचा क्यों ना हम ऐसा करें कि अगर हम इस क्राई जीन को प्लांट्स में इंट्रोड्यूस करेंगे, अब ये प्लांट भी बेटा क्या करेगा, ये बीटी टॉक्सिन बनाएगा, और जब कोई इंसेक्ट बेटा इस प्लांट के लीव्स खाने की कोशिश करेगा तो वो बीटी टॉक्सिन अंदर लेगा और इसकी वजह से इंसेक्ट मर जाएगा। तो डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ इंसेक्ट्स है, चाहे कोलियोप्टेरन्स हो, डिप्टेरा हो, या लिपिडोप्टेरा हो, या हाइमेनोप्टेरा हो, ये ऐसे ऑर्डर इंसेक्ट्स के हैं जो बेटा हमारे क्रॉप्स को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। ये हमारे क्रॉप्स के लीव्स को खाते हैं। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कम, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कम, प्रोडक्शन कम, करोड़ों का नुकसान। तो इसीलिए बेटा साइंटिस्टों ने इस चीज को एक्सप्लॉइट किया, क्यों ना हम इस क्राई जीन को इंट्रोड्यूस करें प्लांट सेल्स में, ताकि प्लांट सेल्स भी बीटी टॉक्सिन बने, ताकि बेटा उनमें ताकत आए, रेजिस्टेंस आए अगेंस्ट दीज इंसेक्ट्स, ताकि वो प्रोडक्शन अपनी बरकरार रहे और हमारी लॉसेस भी कम हो जाए। अब बेटा क्वेश्चन ये उठता है, क्या इस क्राई जीन को हम डायरेक्टली बेटा प्लांट सेल में ले जा सकते हैं? ना, ये कभी भी बेटा प्लांट सेल में रेप्लिकेट नहीं करेगा। इसलिए तो बेटा चौथा ऑप्शन जो था वहां पे वो लिखता है कि जो एलियन डीएनए होता है वो खुद ब खुद होस्ट सेल के अंदर रेप्लिकेट करता है, कभी नहीं कर सकता बेटा। क्यों? क्योंकि यहां पर बेटा जो क्राई जीन है इसके पास अपनी ऑराई साइट नहीं होती है, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, और एक बेटा डीएनए कभी भी होस्ट सेल के अंदर मल्टीप्लाई नहीं कर सकता है, रेप्लिकेट नहीं कर सकता है जब तक उसके पास बेटा अपनी ऑराई साइट न हो। तो इसीलिए बेटा सवाल ही नहीं पैदा होता है कि जो एलियन डीएनए है वो बेटा होस्ट सेल के अंदर खुद ब खुद रेप्लिकेट करे। क्यों? क्योंकि उसके पास ऑराई साइट नहीं होती है। आप नजर कीजिएगा बेटा बराबर इस पे क्या लिखा गया है, एलियन डीएनए और डिजायर्ड जीन हैज द एबिलिटी टू मल्टीप्लाई इटसेल्फ, खुद ब खुद। ना बेटा इसमें खुद मुख्तियारी नहीं है, तो इटसेल्फ होने से बेटा ये फना हो जाता है। इसलिए जब भी आपको एक डिजायर्ड जीन को बेटा ट्रांसफर करना होता है किसी भी होस्ट सेल में, यू नीड क्लोनिंग वेक्टर, और आपको बेटा इस डिजायर्ड जीन को इंसर्ट करना पड़ता है क्लोनिंग वेक्टर में, ताकि बेटा अब
जो क्लोनिंग वेक्टर होता है उसकी अपनी ऑरेस साइट होती है, और जब क्लोनिंग वेक्टर मल्टीप्लाई करता है, रेप्लिकेट करता है अपनी ऑरेस साइट के साथ, वो डिजायर्ड जीन को भी मल्टीप्लाई करवाता है। इसलिए बेटा डिजायर्ड जीन इंडिविजुअली इंडिपेंडेंटली कभी भी एक होस्ट सेल में बेटा खुद मल्टीप्लाई नहीं कर सकता है। तो इसलिए बेटा फोर्थ स्टेटमेंट इज रॉन्ग, और क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन 4। नेक्स्ट, नजर रखिएगा इन्हीं छोटी छोटी चीजों पे। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट बेस्ड है, और कुल मिला के बेटा यहां पे 2 ही स्टेटमेंट्स दी गई है। स्टेटमेंट 1 कहती है कि एलियन पीस ऑफ डीएनए कैन रेप्लिकेट ओनली। अब मैंने बेटा इस स्टेटमेंट को यहां पे रेक्टिफाई किया है, only when it get integrated into the chromosome of the recipient containing specific DNA sequences called as origin of replication। इसी origin of replication को हम कहते हैं RS site which is responsible for initiating replication। यही तो मैं अभी तक कहता था, इसलिए बेटा ये स्टेटमेंट करेक्ट। उसके बाद बेटा दूसरी स्टेटमेंट है, स्टैनले कोहिन एंड हर्बर्ट बॉयर लेड द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। यस बेटा, यही तो थे जिन्होंने 1972 में एक ऐसा कारनामा करके दिखाया और मॉडर्न बेटा बायोटेक्नोलॉजी की नींव डाली। अब बेटा दे ट्रांसफर क्या किया इन्होंने, दे ट्रांसफर पहले शख्स थे जिन्होंने ऐसा किया, दे ट्रांसफर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन फ्रॉम ई कोलाई टू साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मिड। अब बेटा जब कोई बच्चा इसको पढ़ेगा तो उसको लगेगा कि स्टेटमेंट ठीक है, इसमें तो कोई पंगा नहीं है, हमने तो यही पढ़ा है। मगर बेटा जरा गौर से देखिएगा जहर कहां पे लगा है इसमें। मैंने लिखा है ई कोलाई टू साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम, ना बेटा इन्होंने साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन निकाला और फिर विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मिड जो है उसको ट्रांसफर किया ई कोलाई में। मैंने उल्टा किया है बेटा, इसलिए कभी कभी एग्जामिनर भी बेटा इसको उल्टे तरीके से लाता है और आपको उल्टा ही देता है, इसलिए बेटा ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट। तो याद रखिएगा बेटा यहां स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर है दैट इज 1, ऑप्शन नंबर 1। नजर रखिएगा इन्हीं छोटी छोटी चीजों पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। In 1963, 2 enzymes were discovered when E. coli was infected with bacteriophage lambda-phage। अब देखिए बेटा एक साइंटिस्ट था जिसका नाम बेटा आर्बर था। 1963 में बेटा इसने 2 एंजाइम्स की एक्टिविटी बेटा ई कोलाई में देखी। इसने देखा कि जब ई कोलाई के अंदर एक वायरस जाता है जो उसको इन्फेक्ट करता है, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए बेटा बैक्टीरियोफेज एक्चुअली बैक्टीरिया नहीं है, ये वायरस है जिसमें सलाहियत होती है, कुव्वत होती है, कैपेबिलिटी होती है कि ये बेटा बैक्टीरिया को भी इन्फेक्ट करता है या बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। सो जब बेटा ये बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर देता है तो जो ही बैक्टीरिया के अंदर ये लैम्डाफॉज अपना डबल स्ट्रैंडेड डीएनए अंदर डालता है, तो जो ये बैक्टीरिया है ये 2 किस्म के एंजाइम्स बेटा उस टाइम बनाता है। एक एंजाइम टेक्स्ट बुक में आपके लिखा है इज कॉल्ड एज मिथाइलेस एंड सेकेंड एंजाइम इज कॉल्ड एज रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। देखिए बेटा कैसे आर्बर ने अब इन 2 एंजाइम्स की एक्टिविटी देख ली ई कोलाई में। इस आर्बर ने देखा कि जब इस ई कोलाई में, गौर से बेटा यहां पर देखिएगा, ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए चला गया लैम्डाफॉज का, उसी टाइम बेटा क्या होता है, ये इसका अपना डीएनए है, जरा गौर से देखिएगा इसका अपना डीएनए हम एक और कलर से लाएंगे। ये ग्रीन कलर से मैंने डीएनए लाया ई कोलाई का और ये व्हाइट कलर से मैंने डीएनए लाया लैम्डाफॉज का। अब जरा गौर से देखिएगा क्या मामला यहां हुआ। जब बेटा लैम्डाफॉज ने अपना डबल स्ट्रैंडेड डीएनए भेजा किसके अंदर बेटा ई कोलाई, तो आर्बर ने देखा कि ई कोलाई के अंदर 2 एंजाइम्स की एक्टिविटी एनहांस हो रही है। एक एंजाइम जो है वो बेटा इस डीएनए को, जो लैम्डाफॉज के डीएनए है उसके टुकड़े टुकड़े करता है एट स्पेसिफिक पॉइंट्स, और इसी एंजाइम का नाम बेटा इसने रखा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। और दूसरा एंजाइम इसने देखा मिथाइलेस, वो क्या कर रहा है, वो होस्ट के बेटा डीएनए को, ई कोलाई के डीएनए को मिथाइलेट कर रहा है, और इससे क्या होगा कि होस्ट का अपना डीएनए बचता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से। नहीं तो बेटा जब ई कोलाई रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस निकालता है
इज अ डिफेंस अगेंस्ट द बेटा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए ऑफ लैम्डा फॉज। डिफेंस है ना बेटा, बचा रहा है ना अपने आप को किससे बेटा, लैम्डा फॉज के डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से। नहीं तो बेटा लैम्डा फॉज डीएनए क्या करेगा, वो अपने डीएनए को इनकॉर्पोरेट करेगा ई कोलाई के डीएनए के साथ, तो फना डीएनए फना, अब वो बेटा इस लैम्डा फॉज के इशारे पे नाचेगा। इसीलिए बेटा ये ई कोलाई प्रोटेक्शन के लिए, अपना वजूद कायम करने के लिए, अपना डिफेंस बेटा लाने के लिए ये दो एंजाइम्स की एक्टिविटी बढ़ा रहा है। वन इज कॉल्ड एज रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, जो बेटा इस डीएनए के टुकड़े टुकड़े करता है, क्या लैम्डा फॉज के कि ई कोलाई के, लैम्डा फॉज के। अब आप आर्गुमेंट्स करोगे ना सर, जब इस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ने लैम्डा फॉज के डीएनए के टुकड़े टुकड़े किए एट स्पेसिफिक पॉइंट्स, स्पेसिफिक क्यों बाद में पता चलेगा। सर ये फिर क्यों नहीं ई कोलाई के डीएनए की धज्जियां उड़ाएगा, नहीं उड़ा सकता है, क्योंकि ये उसी टाइम बेटा एक और एंजाइम बनाता है मिथाइलेज, जो होस्ट स्पेसिफिक बेटा डीएनए की मिथाइलेशन कर देता है। सो वो ई कोलाई की डीएनए की मिथाइलेशन कर देता है, जिसकी वजह से बेटा ई कोलाई का डीएनए जो खुद का है वो बच पाता है इस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से। सो दो एंजाइम्स बेटा इसने देखे उस टाइम बनते हुए, एक तो मिथाइलेज और दूसरा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, और यही तो वो एंजाइम था रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो आगे जाके एक रिवोल्यूशन लाने वाला था एक टेक्नोलॉजी में, एंड दैट इज द टेक्नोलॉजी ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग। मेन एंजाइम बनने वाला था बेटा ये आगे जाके, क्योंकि ये डीएनए को बेटा स्पेसिफिक पॉइंट्स पे काटता है। वो क्या है वो आगे देखेंगे। सो यहां पे बेटा आप आंसर याद रखिएगा। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर है दैट इज 4th ऑप्शन। नेक्स्ट चले बेटा, और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस पे ही आ रहे हैं फर्स्ट, क्योंकि इस पे 3-4 क्वेश्चंस बनाए मैंने। फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डिस्कवर्ड एंड आइसोलेटेड वाज हिंद 1 ना बेटा, फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो बेटा अलग किया गया, जो आइसोलेट किया गया, वो हिंद 2 था, तो गलत स्टेटमेंट बेटा। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट पे बेटा थोड़ा बहुत आप नजर रखिएगा, यहां पे मैं क्या बोलने जा रहा हूं गौर से बेटा, अब यहां पे नजर रखिएगा। सो फॉर 900 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स हैव बीन आइसोलेटेड फ्रॉम 230 स्पीशीज ऑफ बैक्टीरिया। लगता तो स्टेटमेंट ठीक है, मगर अगर आप गौर से देखेंगे बेटा यहां पे मैंने स्पीशीज लिखा है, स्पीशीज नहीं बनाते हैं हमने बेटा, स्ट्रेन से इसको निकाला, क्योंकि हर कोई बेटा कुछ ऐसी बैक्टीरियल स्पीशीज है जिसमें बहुत सारे स्ट्रेन्स हमें मिलते हैं। जैसे ई कोलाई में बेटा 1.5 सारे स्ट्रेन्स हमें मिलते हैं, सो यहां पे स्ट्रेन्स होना चाहिए था, मैंने क्या लिखा है स्पीशीज, इसकी वजह से बेटा स्टेटमेंट गलत। Next statement, in E. coli first letter comes from genus, in ECOR 1 first बेटा letter comes from genus। जरा गौर से देखिएगा, यहां पे मैं एक बेटा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का जिक्र करूंगा, नाम है उसका ECOR 1, ECOR1। ये E बेटा जीनस कहला रहा है, CO बेटा स्पीशीज कोलाई, R बेटा शाबाश क्या है, इट्स अ स्ट्रेन, RY13 स्ट्रेन, और R1 इज द ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी। ये पहला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस था जो बेटा E कोलाई से डिस्कवर हुआ। तो चले बेटा यही तो हम देखेंगे, आइसोलेट किया गया इन ECOR1 फर्स्ट लेटर कम्स फ्रॉम जीनस, ठीक, सेकंड एंड थर्ड लेटर फ्रॉम स्पीशीज, वेरी गुड, फोर्थ लेटर कम्स फ्रॉम स्ट्रेन, तगड़ा पॉइंट, शाबाश, एंड फिफ्थ रोमन लेटर रिप्रेजेंट्स ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी। ये बेटा स्टेटमेंट ठीक 110%। पर एक चीज बेटा यहां पे ख्याल रखना, अगर आपको आएगा ना कि ECOR 1, इस पे नजर रखना बेटा नीट के लिए मेहरबानी करके, क्योंकि इसको मैंने क्वेश्चन में नहीं लाया, इसीलिए मैंने कहा कि मैं यहीं पे आपको बताऊंगा। जिस स्ट्रेन से बेटा ये ECOR 1 निकाला गया वो स्ट्रेन थी E. coli की RY13 स्ट्रेन। मेहरबानी करके बेटा नीट 2023 के लिए इस पे नजर रखना। तो किस स्ट्रेन से बेटा हमने ECOR 1 को निकाला था E. coli के, शाबाश बेटा RY13 स्ट्रेन। तो ये बेटा स्टेटमेंट तीसरी जो है ठीक है। नेक्स्ट, एक्सोन्यूक्लियस रिमूव्स न्यूक्लियोटाइड्स फ्रॉम द एंड्स। यस बेटा, क्योंकि अब बेटा जो न्यूक्लियसेस होते हैं जो डीएनए को डाइजेस्ट करने की सलाहियत रखते हैं, दो किस्म के होते हैं, एक्सोन्यूक्लियस जो डीएनए को बेटा एंड्स पे काटता है, एंड अनदर इज एंडोन्यूक्लियस जो डीएनए को बीच में काटता है, वही तो लिखा गया होगा, वायर एज एंडोन्यूक्लियस मे कट एट एनी पोजिशन, नॉट बेटा एट एनी की वजह से बेटा ये स्टेटमेंट गलत हुई।
एट स्पेसिफिक, ये स्पेसिफिक सीक्वेंसेस पे बेटा डीएनए को काटता है, बीच में काट लेता है, तो इसलिए बेटा ये स्टेटमेंट भी गलत। सो यहां पे बेटा एनी लाने से स्टेटमेंट की दजियां उड़ गई। हां यहां पे क्या होना चाहिए था बेटा, स्पेसिफिक पोजीशंस। तो इसीलिए बेटा अब यहां पर आप देखिएगा, पहली स्टेटमेंट फॉल्स, दूसरी स्टेटमेंट फॉल्स, तीसरी स्टेटमेंट ट्रू और चौथी स्टेटमेंट फॉल्स। नजर बराबर रखिएगा। तो देखिए बेटा एफ एफ टी एफ कहां पे आपको आ रहा है, एफ एफ टी एफ चौथा ऑप्शन आ रहा है। तो आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8 इज 4। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा अगेन रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस पे है, तगड़ा टॉपिक है, क्योंकि आपने देखा होगा बेटा पिछले साल 2 साल से क्वेश्चन लगातार बेटा यहां से आ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रेस्पेक्ट टू रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस? क्या चीज, कौन सी स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है विद रेस्पेक्ट टू रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस? आर सिंथेसाइज्ड by bacteria as part of their defense mechanism. Yes, अभी मैंने बोला कि ये इनको बेटा डिफेंस देता है, किसके खिलाफ बेटा, शाबा बेटा वायरसेस के खिलाफ, स्पेशली जिनमें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हो। उसके बाद इनस्पेक्ट द लेंथ ऑफ डीएनए, शाबाश, बाइंड्स विद इट एट रिकॉग्निशन सीक्वेंस, कट्स बोथ द स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक पॉइंट इन देयर शुगर फॉस्फेट बैकबोन। ये स्टेटमेंट बेटा करेक्ट। All recognition sequences are palindromic nucleotide sequences in the DNA. Yes बेटा। उसके बाद palindrome in DNA is a sequence, यहां नजर रखना बेटा इस पे नीट के लिए, इस स्टेटमेंट पे नीट के लिए नजर रखना। Palindrome in DNA is a sequence of base pairs that reads same on the two strands when orientation of the reading is kept different. हाय बेटा स्टेटमेंट गलत है। When orientation is kept same, यहां पे बेटा सेम होना चाहिए था, फिर बेटा ये स्टेटमेंट ठीक थी। तो इसलिए बेटा ऑप्शन यहां पे 4 है। अब बेटा बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आया होगा, क्योंकि बहुत सारे कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने बायोटेक्नोलॉजी को रटा होगा। क्योंकि पिछली बार मेरे पास एक बच्चा आया, मैंने कहा क्या किया था पिछले साल? सर थोड़ा बहुत बायोटेक्नोलॉजी में गड़बड़ हुआ। क्यों सर? रट्टा मारा था, टीचर ने भी कहा था रट्टा मारो। क्यों रट्टा मारना है बेटा? अच्छी तरह से पढ़ो ना, रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है। तो अब बेटा बहुत सारे बच्चे ऐसे ही तर्ज के होंगे जो इस टाइम इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो कहेंगे सर हमने भी रट्टा रखा है, अब हमने भी रखा है रिकॉग्निशन साइट क्या है, पैलिंड्रोम सीक्वेंस क्या है। बेटा ये पता होना चाहिए कि रिकॉग्निशन साइट क्या है बेटा, उसके बाद रिकॉग्निशन सीक्वेंस क्या है, रिकॉग्निशन साइट क्या है, रेस्ट्रिक्शन साइट क्या है, और शाबा बेटा ये पैलिंड्रोम क्या है। तो देखिए बेटा इसके लिए मैं यहां पर एक चीज आपको लाऊंगा, बस बेटा यहां पे 2 मिनट आपके लिए जाएंगे, ताकि बेटा आपको ये पता चले कि सर हमें क्या समझाना चाह रहा है, ये पैलिंड्रोम क्या होता है। सपोज बेटा ये मेरे पास अब डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, 5 प्राइमर 3 प्राइमर 3 प्राइमर 5 प्राइमर एंटीपैरल स्ट्रैंड्स है। उसके बाद बेटा जरा गौर से देखिएगा, अब यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, यहां एडेनिन है, यहां थाइमीन होगा, यहां साइटोसिन है, यहां ग्वानिन होगा, यहां ग्वानिन है, यहां साइटोसिन होगा, यहां थाइमीन है, यहां एडेनिन होगा। उसके बाद बेटा अब मैं यहां पे कुछ अलग कलर का इस्तेमाल करूंगा ताकि आपको नजर पड़े कि सर हमें क्या समझाना चाह रहा है। चले यहां G है, यहां बेटा C होगा, यहां A है, यहां पर बेटा T होगा, यहां पे A है, यहां पे T होगा। उसके बाद बेटा यहां पे अब T है, यहां A होगा, यहां पे T है, यहां A होगा, यहां पे बेटा C है और यहां पे, तो यहां पे बेटा G है। अब जरा गौर से यहां पर देखिएगा, ये मैंने अब यहां पर ग्रीन कलर से एक सीक्वेंस लाई, ये बेटा पैलिंड्रोम सीक्वेंस है। देखिए कैसे, पैलिंड्रोम सीक्वेंस वो सीक्वेंस होती है जब बेटा हम ओरिएंटेशन क्या रखेंगे, सेम 2 स्ट्रैंड्स की, और बेटा जो सीक्वेंसेस है वो भी सेम आएंगी। देखिए कैसे, यहां पर अगर आप देखेंगे गा GAATTC, और उसके बाद बेटा अब अगर आप ओरिएंटेशन क्या रखिए आपने, 5 प्राइमर 3 प्राइमर, अब यहां पर भी आप ओरिएंटेशन 5 प्राइमर 3 प्राइमर रखिए, G G A A A A T T T T C C। सीक्वेंस क्या है बेटा, सेम। ओरिएंटेशन क्या रखी है आपने, सेम। मैंने वहां क्या लिखा था, ओरिएंटेशन इज केप्ट डिफरेंट।
तो वो बेटा ओरिएंटेशन आपको सेम रखनी पड़ेगी। और जब ओरिएंटेशन आप सेम रख रहे हो, दोनों स्ट्रैंड्स का ओरिएंटेशन सेम रख रहे हो और उसके बाद उसकी सीक्वेंस सेम आ रही है, तो एट दैट टाइम इट्स कॉल्ड पैलिंड्रोम। जैसे बेटा अगर मैं यहां पे मैडम लिखूंगा, जरा गौर से देखिएगा, ऐसे पढ़िए तो मैडम आ रहा है, उल्टा पढ़िए तो मैडम आ रहा है, ये पैलिंड्रोम वर्ड है। इसी तरह डीएनए में भी कहीं कहीं किसी जगह सीक्वेंस जो होती है वो पैलिंड्रोम सीक्वेंस होती है। और यही तो है बेटा रिकॉग्निशन साइट्स फॉर बेटा वेरियस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस। सो जब भी बेटा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस अब डीएनए को काटते हैं, वो हमेशा बेटा स्पेसिफिक पॉइंट्स पे काटते हैं जहां पे रिकॉग्निशन साइट्स हो। तो चले बेटा, अगर मैं यहां पर अब अभी एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस लूंगा जिसका जिक्र मैंने अभी थोड़ी देर पहले किया, ECOR1, तो ECOR1 का बेटा यही तो रिकॉग्निशन साइट है, गा, GAA, गा टेबल टेंस मींस TT कोट, गा टेबल टेंस कोट। तो दैट मींस कि बेटा गा मीन GAA, टेबल टेंस TTC और कोट मीन C। तो इसका उल्टा कीजिएगा, ये 5 प्राइमर 3 प्राइमर है, और जब हम इसका उल्टा करेंगे तो ये आएगा ना बेटा CTT AA, और यहां से क्या आएगा G, बने ना पैलिंड्रोम सीक्वेंस। तो इन्हीं को बेटा ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बेटा ढूंढ निकालते हैं। कुल मिला के आज तक 900 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बेटा डिस्कवर हुए, जो आपकी टेक्स्ट बुक लिखती है, फ्रॉम 230 स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया। हर किसी का अपना अपना स्पेसिफिक रिकॉग्निशन साइट होता है। ECOR1 का ये आपके सामने बेटा साइट है, और यही वजह है कि जब ECOR1 आप डालोगे बेटा डीएनए को काटने के लिए स्पेसिफिक पॉइंट्स, वो डीएनए की लेंथ को इंस्पेक्ट करेगा, और जहां पे वो अपना रिकॉग्निशन सीक्वेंस दिखेगा वही रुकेगा। अब बेटा फिर देखना है कहां पे काटेगा, फिर बेटा वो काटेगा इस रिकॉग्निशन साइट में, एक खास किस्म की साइट पे, एंड दैट साइट इज कॉल्ड एज रेस्ट्रिक्शन साइट। तो देखिए बेटा यहां पे रेस्ट्रिक्शन साइट है बिटवीन GA, और यहां पे बेटा रेस्ट्रिक्शन साइट है बिटवीन GA। ये रेस्ट्रिक्शन साइट में जो दो बेसिस होती है ये भी सेम होती है ऑन बोथ द टू स्ट्रैंड्स। इस पे भी नजर रखिएगा बेटा, आगे जाके वो भी क्वेश्चन हिट होगा। तो चले बेटा, अब आपने यहां पर देखा यही तो था, तो आंसर यहां पे आएगा क्वेश्चन नंबर 9 का 4। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 10, नजर बराबर। स्टेटमेंट 1, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के इर्द गिर्द अभी घूम रहा हूं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम और मॉलिक्यूलर सिजर्स, क्यों? क्योंकि बेटा ये डीएनए को काटते हैं ना, इसलिए इनको मॉलिक्यूलर सिजर्स कहते हैं। काट द स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए ए लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पैलिंड्रोम सीक्वेंस। नीट 2021 में आया था, वहां लिटिल अवे नहीं लिखा था, इसकी वजह से बेटा स्टेटमेंट गलत हुई थी वहां पे। बट बिटवीन द टू डिफरेंट बेसिस, अभी मैंने कहा नॉट बिटवीन द टू डिफरेंट बेसिस, बिटवीन द टू सेम बेसिस। तो जब डिफरेंट बेसिस आई तो यहां पर बेटा स्टेटमेंट गलत। तो आप देखिए बेटा होना क्या चाहिए था, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम और मॉलिक्यूलर सिजर्स काट स्ट्रैंड ऑफ डीएनए ए लिटिल अवे पे नजर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पैलिंड्रोम साइट्स, बट बिटवीन द टू सेम होना चाहिए था। बेसिस ऑन द अपोजिट स्ट्रैंड लीव आवर हैंगिंग स्ट्रेचेस कॉल्ड स्टिकी एंड्स ऑन ईच स्ट्रैंड। मगर यहां पे क्या है बेटा डिफरेंट, यहां पे क्या होना चाहिए था सेम, तो स्टेटमेंट गलत। उसके बाद बेटा अगला है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस आर द मेन एंजाइम्स इन जेनेटिक इंजीनियरिंग टू फॉर्म रिकम्बिनेंट डीएनए व्हिच आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए फ्रॉम सेम और डिफरेंट सोर्सेज। आप जरा बेटा गौर से देखिएगा, यहां भी बहुत उलझन है। अगर आप गौर से एंड पे देखेंगे कि जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस है ये मेन बेटा एंजाइम्स है, यही तो है वो जो बेटा डिजायर्ड जीन को काटते हैं, उसके बाद बेटा हम डिजायर्ड जीन को सेपरेट करते हैं, कैसे आगे देखेंगे, जल इलेक्ट्रोफोरेसिस से। फिर उस डिजायर्ड जीन को बेटा क्लोनिंग वेक्टर में डालते हैं, रिकम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं, फिर रिकम्बिनेंट डीएनए को होस्ट सेल में डालते हैं ताकि वो ट्रांसफॉर्मेंट बने, ताकि हमें डिजायर्ड प्रोटीन या प्रोडक्ट मिले। अब बेटा क्वेश्चन ये उठता है कि जब हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस बेटा इस्तेमाल करते हैं कहां पे, जेनेटिक इंजीनियरिंग में। सो अब बेटा वहां के डीएनए के दो सोर्सेज होते हैं, एक तो बेटा डिजायर्ड जीन और दूसरा क्लोनिंग वेक्टर। इस डिजायर्ड जीन को हमें क्लोनिंग वेक्टर में बेटा लाइगेट कर रहा है। हो बेटा जो क्लोनिंग वेक्टर का डीएनए होता है और डिजायर्ड बेटा जीन का डीएनए होता है वो टोटली डिफरेंट है ना। यहां पे मैंने क्या लिखा है बेटा सेम, तो सेम की वजह से स्टेटमेंट गलत। छोटी छोटी चीजों पे नजर। उसके बाद बेटा अगर हम स्टेटमेंट 3 पे आएंगे, फॉर फॉर्मेशन ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए बोथ क्लोनिंग वेक्टर एंड डिजायर्ड जीन शुड बी ट्रीटेड विद सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस सो दैट सेम काइंड ऑफ स्टिकी एंड्स आर फॉर्मड दैट कैन बी जॉइंड टुगेदर बाय डीएनए लाइगेज। बेटा तूफानी स्टेटमेंट, जबरदस्त स्टेटमेंट।
जब भी बेटा गौर से देखिएगा, आपको डिजायर्ड जीन निकालना है। गौर से यहां पर मैं बेटा आपके लिए स्क्रीन भी चेंज करूंगा ताकि मैं इसको समझाऊं आपके सामने। ये बेटा यहां पर मेरे पास बैसिलस thuringiensis का डीएनए है, और इसी बैसिलस thuringiensis में मैंने अभी अभी बेटा एक जीन यहां पे लोकेट किया जो मेरा क्राई जीन है। रेड कलर से बेटा मैंने इस सेगमेंट को यहां पे बनाया ताकि आपको बेटा समझ आए। अब मैं चाहता हूं बेटा कि ये क्राई जीन मैं निकालूं। सपोज मैंने इस क्राई जीन को अब एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से खोला एंड दैट इज बैम H1, तो खुल गया। अब बेटा मुझे इसको डालना है इस क्लोनिंग वेक्टर में। ये बेटा मेरा क्लोनिंग वेक्टर है ना, क्योंकि जो क्राई जीन है बिचारस मच ऑरेंज साइट कीन, जब इसके पास ऑरेंज साइट नहीं है तो ये उसमें इंट्रोड्यूस ही नहीं हो पाएगा, या सॉरी बेटा ये इंट्रोड्यूस हो जाएगा मगर रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा होस्ट सेल में। इसीलिए अब हमें बेटा क्लोनिंग वेक्टर का इस्तेमाल करना पड़ता है। और देखिए बेटा क्लोनिंग वेक्टर अब क्या करेगा। क्लोनिंग वेक्टर अब बेटा हम क्या करते हैं, हम क्लोनिंग वेक्टर को भी यहां पे बेटा जरा गौर से देखते हैं, काटते हैं ताकि बेटा जो एक डिजायर्ड जीन है, चले मैं बेटा यहां पे अब डिजायर्ड जीन का डिफरेंट कलर लूंगा, तो ये ताकि डिजायर्ड जीन ग्रीन कलर से जो मैंने यहां बनाया ये इसके अंदर जाए। हो बेटा कैसे जाएगा, हमने तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को खोला। यहां पे बेटा एक चालाकी आपको याद रखनी है, जिस बेटा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से आपने यहां पे डिजायर्ड जीन खोला, उसी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से बेटा आपको क्लोनिंग वेक्टर भी खोलना पड़ेगा, क्योंकि इनके जो बेटा स्टिकी एंड्स होंगे वो कंप्लीमेंट्री एक दूसरे के होंगे और ये बराबर इसके साथ फिट हो जाएगा। सपोज बेटा ये मेरे पास यहां पर दो जीनोम है, मैंने अब इसको निकाला, ये सेगमेंट मैंने यहां पे काटा, अब मुझे इस सेगमेंट को इसके साथ जोड़ना है, मगर बेटा मुझे इसके एंड्स जो है वो बराबर इसके बेटा कटे हुए एंड्स के साथ मिलने चाहिए ना, ताकि इसमें जुड़ जाए, फिट हो जाए। तो इसीलिए बेटा हम क्या करते हैं, हम जिस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से डिजायर्ड जीन को खोलते उसी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से हमें क्लोनिंग वेक्टर भी खोलना पड़ता है, ताकि बेटा इनके जो स्टिकी एंड्स है वो कंप्लीमेंट्री रहे, ताकि इजिली एक दूसरे के साथ जुड़े थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड्स। और बेटा इस पॉइंट पे नजर रखना, फिर ना कहना मालूम न था। तो आप बेटा अगर हम यहां की ओर आएंगे तो गौर से बेटा अब यहां पर आप नजर रखिएगा, यहां पे मैंने कहा ना कि ये स्टेटमेंट अब करेक्ट है। सो दो स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट है और एक स्टेटमेंट करेक्ट है, तो इसका मतलब हुआ कि आंसर तो तीसरा ही पड़ेगा। पहला दूसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है और तीसरा स्टेटमेंट बेटा जो है वो करेक्ट है। प्लीज बेटा इस पे नजर रखना, इस क्वेश्चन पे बेटा आप नीट के लिए नजर रखना, फिर ना कहना कि सर मालूम न था। तो चले बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए बेटा अगेन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। हाउ मेनी डीएनए फ्रैगमेंट्स विल बी ऑब्टेन्ड ऑन द डाइजेशन ऑफ लीनियर डीएनए एंड सर्कुलर डीएनए विद अ टाइप ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हैविंग 4 रिकॉग्निशन साइट्स इन बोथ द केसेस। सपोज अब मेरे पास बेटा यहां पे लीनियर डीएनए, कलर चेंज करेंगे ताकि आपको अच्छी तरह से दिखे। ये बेटा अब मेरे पास यहां पे लीनियर डीएनए, अब इस लीनियर डीएनए में बेटा मेरे पास यहां पर अगर मैं देखूंगा 4 साइट्स है। ये साइट्स यहां पर है बेटा, एक साइट, दूसरी साइट, तीसरी साइट और चौथी साइट। अब ये 4 की 4 साइट्स बेटा इकॉर 1 की है। गा टेबल टेनिस कोर्ट पे GAATTT, यहां भी GAATTT है, यहां भी GATTC है, यहां भी GAATTC है, यहां भी GAATTC है। अब देखिए बेटा जब ये कटेगा, यहां पे कटेगा, यहां भी कटेगा, जब आप इसको इकॉर 1 से बेटा ट्रीट करोगे तो यहां भी कटेगा, यहां भी कटेगा। अब ये कहता है कितने फ्रैगमेंट्स बनेंगे, 1 2 3 4 एंड 5, ये बने ना बेटा 5 फ्रैगमेंट्स। मगर अब अगर आपके पास बेटा सर्कुलर डीएनए होगा, प्लाज्मिड होगा, क्योंकि प्लाज्मिड जो होता है बेटा सर्कुलर डीएनए लेकर चलता है। अब इस प्लाज्मिड में आपके पास बेटा जरा गौर से देखिएगा, प्लीज यहां पे देखिएगा, ये बेटा एक साइट है इकॉर 1 के लिए, फिर यहां पर ये एक और साइट है इकॉर 1 के लिए, यहां पर एक और साइट है इकॉर 1 के लिए, और यहां पे एक और साइट है इकॉर 1 के लिए। क्योंकि क्वेश्चन ही मुझे कहता है 4 साइट्स है, तो चले बेटा काटिए इसको, यहां पे सीधे काटेंगे, उंगली से ही काटूंगा। एक साइड, ये दूसरी साइड, तीसरी साइड और ये चौथी साइड। देखिए कितने टुकड़े बन गए, 1, नजर बराबर रखिएगा, यहां पे बनाना बेटा ये 1 2 3 और 4। तो यहां पे कितने फ्रैगमेंट्स बनेंगे, 4। जब भी लीनियर डीएनए होगा उसमें +1 करोगे, और जब बेटा शाबाश आपका सर्कुलर डीएनए होगा वहां +1 नहीं करना। जितनी साइड्स है उतना आंसर होगा। 4 साइड्स है तो 4 टुकड़े होंगे, 5 साइड्स है तो 5 टुकड़े होंगे।
मगर लीनियर में बेटा अगर 4 साइड्स है तो 5 टुकड़े बनेंगे, +1 करना। तो आंसर बेटा इस क्वेश्चन का 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेप्स ऑफ रिकम्बेंट or recombinant DNA formation given in following figure. Name the enzymes involved in step 1 and step 2. देखिए बेटा स्टेप 1 और स्टेप 2 में यहां पे क्या एंजाइम्स है। सबसे पहले बेटा ये आपका यहां पे वेक्टर डीएनए है, जिसमें आपको बेटा अब फॉरेन डीएनए, ये फॉरेन डीएनए इसको लाइगेट करना है। सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले बेटा हम इकॉर 1 डालेंगे ना। इकॉर 1 बेटा इसको यहां पे काटेगा, इसको यहां पे काटेगा, और यहां पे इकॉर 1 इसको काटेगा और इसको काटेगा, क्योंकि मैंने बेटा जिस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से क्लोनिंग वेक्टर को काटा, या उसी बेटा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से मैंने डिजायर्ड जीन को भी हासिल किया। आज बना ना बेटा स्टिकी एंड्स, ये बने ना बेटा इसके स्टिकी एंड्स, ये स्टिकी एंड्स यहां पे ना टी टी ए ए। अब जरा इसके स्टिकी एंड्स देखो, ए ए टी टी, ये ए मिलेगा ना टी के साथ, ये ए बेटा बॉन्ड बनाएगा ना हाइड्रोजन बॉन्ड विद बेटा टी, ये टी ए के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा और ये टी ए के साथ मिल गया ना। मगर उसके बाद उसको जोड़ना है ना, और जोड़ने के लिए बेटा अब दूसरा एंजाइम जो यहां पे लगेगा, एंड दैट इज कॉल्ड एज लाइगेस। तो देखिए बेटा कहां पे डीएनए लाइगेस है, और यहां पे बेटा आपको पता है ना कि साइट है GAATTC, और ये मखसूस होती है बेटा इकॉर 1 के लिए। और उसके बाद बेटा जो सेकंड है वो डीएनए लाइगेस है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 1। नजर रखिएगा बेटा इस क्वेश्चन पे भी नीट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग पैलियोंड्रोमिक सीक्वेंस इज रिकॉग्नाइज्ड बाय इकॉर 1। देखिए बेटा यहां पे मैंने क्या गड़बड़ किया, मैंने यहां लिखा है ना GAATTC, मैंने कहा था गा टेबल टेनिस कोर्ट पे, यहां भी है बेटा GAATTC। जरा गौर से देखिएगा बेटा, यहां पर भी एक्चुअली ये यहां पर था, इसको गलती हुई है, यहां पे इसको लिखना था यहां GAATTC, और यहां पे बेटा लिखना था CTTAAC। देखिए बेटा मैंने क्या किया है समझाने के लिए, यहां पे है ना बेटा ये GAATTC, यहां पर भी है ना GAATTC सेम। सर फिर तो इसका आंसर 1 भी आएगा और 4 भी आएगा ना, इसका आंसर 1 आएगा, क्योंकि आपको बेटा प्राइमर्स को देखना पड़ेगा, या ना 5' 3', यहां पे है ना बेटा ये 3' 5', डायरेक्शन हमें क्या लेनी है 5' 3'। सो दिस इज द आंसर, सो आंसर इज 1। देखिएगा बेटा कि जो GAATTC है वो 5' 3' पे होना चाहिए, यहां पे मैंने GAATTC 3' 5' पे लिया, ये बेटा ऑप्शन गलत। तो चले बेटा आंसर इज 1। चले बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। Simplified steps of recombinant DNA preparation is shown below. Identify 1, 2, 3 and 4. तो यहां पे आप आइडेंटिफाई करो 1 क्या है, आइडेंटिफाई करो 2 क्या है, आइडेंटिफाई करो 3 क्या है, और आइडेंटिफाई करो 4 क्या है। तो चले बेटा देखिए अब यहां पे हम कैसे इसको लाएंगे। देखिए सबसे पहले यहां पर मैं डिजायर्ड जीन को खोल रहा हूं, ये मैंने बेटा डीएनए में डिजायर्ड जीन खोला, और आपको पता है कि यहां पे क्या लगेगा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। उसके बाद बेटा यहां पर मुझे क्लोनिंग वेक्टर खोलना है, यहां पर भी मुझे क्या लगेगा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, मगर याद रखिएगा मुझे वही रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इस्तेमाल करना है ना जो मैंने बेटा डिजायर्ड जीन को निकालने के लिए लिया, वही बेटा क्लोनिंग वेक्टर के लिए भी चाहिए। तो इसलिए बेटा RE। तो देखिए बेटा कहां पे लिखा है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, एंड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस सेम एज 1, ये है ना बेटा। उसके बाद बेटा अगला जो यहां पर है जरा गौर से देखिएगा, अब स्टेप 3 में मुझे इसको जोड़ना है, तो स्टेप 3 में जो एंजाइम है दैट इज लाइगेस, और उसके बाद बेटा इस रिकम्बेंट डीएनए को हमें बेटा होस्ट सेल में डालना है, और इस फिनोमिना को या इस मेथड को हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। तो देखिए बेटा ऑप्शन 2 इज द आंसर। सो यहां पे 1 जो है वो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, 2 जो है वो वही रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है जो हमने बेटा लिया था फॉर टेकिंग आउट दिस डिजायर्ड जीन, और उसके बाद जो थर्ड है दैट इज लाइगेस, और जो फोर्थ है बेटा दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन। इस पे बेटा आप नजर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, अब यहां पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है ये जेल इलेक्ट्रोफोरिएसिस पे है, और देखेंगे बेटा यहां पे हमें जेल इलेक्ट्रोफोरिएसिस पे आप क्या समझने की जरूरत है, गौर कीजिएगा बेटा। ये यहां पर बेटा एक जेल इलेक्ट्रोफोरिएसिस का प्लेट दिखाया गया है, तो इसके लिए मैं बेटा यहां पे स्क्रीन चेंज करूंगा। तो देखिए बेटा अब मैं अगर यहां पे जेल इलेक्ट्रोफोरिएसिस का आपको प्लेट दिखाऊंगा,
तो देखिए बेटा, लेमेंस लैंग्वेज में हम इसको लेंगे, यहां पे वोल्टेज स्टेबलाइजर है, ये यहां से बेटा नेगेटिव इलेक्ट्रोड, नजर बराबर रखिएगा बेटा, ये यहां पे नेगेटिव इलेक्ट्रोड और ये यहां से बेटा आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। उसके बाद हम क्या करते हैं बेटा, इस पे हम एगेरोस जेल डालते हैं। ये बेटा अब यहां पे आपका एगेरोस जेल हमने इस पे डाला, तो जरा गौर कीजिएगा, ये बेटा अब इसके ऊपर हमने एगेरोस जेल डाला और ये एगेरोस जेल अब आहिस्ता आहिस्ता बेटा सॉल्डिफाई हो जाता है। और जब ये सॉल्डिफाई हो जाता है तो उसके बाद बेटा अब जरा गौर कीजिएगा, यहां पे अब हमने क्या बेटा देखना है, अब ये बेटा यहां पे सॉल्डिफाई हुआ, तो ये बेटा मैंने अब यहां पे एगेरोस जेल लाया, नजर बराबर रखिएगा बेटा। अच्छी तरह से बेटा देखिएगा। चलिए बेटा, ये अब एगेरोस जेल यहां पे सॉल्डिफाई हुआ, मगर इसमें बेटा हम क्या करते हैं, इसमें हमने यहां पे बेटा वेल्स बनाए होते हैं, क्योंकि हम इसमें कॉम इंसर्ट करते हैं जिसमें बेटा जिसकी वजह से यहां वेल्स बनते हैं। और इसको बेटा आपकी टेक्स्ट में लिखा है लेन 1, लेन 2, लेन 3 और लेन 4। उसके बाद बेटा हम क्या करते हैं, हमारे पास बेटा अब यहां पर एक डीएनए है, गौर से अब यहां पर देखिएगा, ये डीएनए अब यहां पर है, ये बेटा डीएनए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। और ये बेटा अब इसमें क्या होता है, ये अब हमारे पास यहां पे डिजायर्ड जीन है जिसको हम आइसोलेट करना चाहते हैं, तो हम बेटा इसको ट्रीट करते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से, जो बेटा अब इस डीएनए के टुकड़े टुकड़े कर लेता है। तो चले बेटा देखिए, टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं डीएनए के, तो ये बेटा डीएनए के इसके तो बहुत ज्यादा टुकड़े हो गए, तो देखिए बेटा थोड़ा बहुत हम यहां पर इसको नए सिरे से लाएंगे, टुकड़े तो बहुत बड़े हो गए। ये देखिए बेटा, ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, नजर बराबर रखिएगा। उसके बाद बेटा जरा गौर से देखिएगा, अब यहां पर मेरा ये डिजायर्ड जीन है जो मैं चाहता हूं कि बेटा ये आइसोलेट हो जाए, ग्रीन कलर से इसको रखेंगे, फिर यहां भी ग्रीन कलर से लाएंगे। उसके बाद बेटा जरा गौर से देखिएगा, अब हम एक एंजाइम डालते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। अब देखिए बेटा, ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करेगा, ये अब बेटा इसके टुकड़े टुकड़े करेगा, किए टुकड़े बेटा, गौर से देखिएगा, तो ये टुकड़े किए, ये टुकड़ा हुआ, ये भी टुकड़े किए, सो ये अब इसके टुकड़े टुकड़े करेगा। ये अब बेटा आपका जो यहां पर बेटा डिजायर्ड जीन है या क्रोमोसोम जो है जिसमें डिजायर्ड जीन था, अब इसके टुकड़े टुकड़े हो गए। उसके बाद बेटा ये सब कुछ टेस्ट ट्यूब में होता है, तो अब हम बेटा इसको सॉल्यूशन में या बफर सॉल्यूशन में लेते हैं, जिसमें बेटा आपका बफर सॉल्यूशन होता है। अब इसी में बेटा ये डीएनए के छोटे छोटे टुकड़े ऑफ डिफरेंट लेंथ्स जो हमने लाए, और इसी में बेटा मेरा एक टुकड़ा भी है जो मेरा डिजायर्ड जीन। उसके बाद बेटा अब देखिए हम क्या करते हैं, हम बेटा इस डाइजेस्टेड डीएनए को, क्योंकि ये डाइजेस्टेड डीएनए है ना जिसको हमने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से डाइजेस्ट किया, उसके बाद बेटा इसको शिफ्ट करते हैं। कुछ पार्ट बेटा, कुछ टुकड़े लेन 2 में जाते हैं, कुछ टुकड़े पिपेट के जरिए लेन 3 में डाले जाते हैं, और कुछ पिपेट बेटा पिपेट के जरिए लेन 4 में डाले जाते हैं, लेन 1 में नहीं डाले जाते। और यहां से बेटा आपको पता है ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है और यहां से बेटा ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। क्यों हम नेगेटिव इलेक्ट्रोड के ही तरह से बेटा इसको चार्ज कर देते हैं, डालते हैं, क्योंकि डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज। हम डीएनए को मूव करवाना चाहते हैं इस जेल में फ्रॉम नेगेटिव इलेक्ट्रोड टू पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, क्योंकि अट्रैक्ट तो होगा फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। उसके बाद सर ये लेन 1 में क्या है, लेन 1 में अब हम देखिए बेटा क्या करते हैं, यहां पर भी हम डीएनए फ्रैगमेंट सीड डालते हैं, पर वो अनडाइजेस्टेड होते हैं, और इस डीएनए को हम कहते हैं लैडर डीएनए। और इस लैडर डीएनए का बेटा हमें पता होता है कि ये कितने बेटा लंबे होते हैं, इनकी लेंथ कितनी है, इनका साइज कितना है, क्या ये 100 किलो बेसिस है, 200 किलो बेसिस है, 300 किलो बेसिस है, 500 किलो बेसिस है, सो ऑन एंड सो ऑन। अब बेटा इस लैडर डीएनए को लेन 1 में डाला जाता है। सो लेन 1 में बेटा अनडाइजेस्टेड डीएनए को बेटा शाबाश सेटल करवाया जाता है, और लेन 2, 3, 4 में डाइजेस्टेड डीएनए को बेटा लाया जाता है। कोई शक? उसके बाद बेटा अब वोल्टेज दी जाती है, जिसकी वजह से बेटा अब ये डीएनए फ्रैगमेंट जो है ऑफ नो लेंथ एंड अननोन लेंथ, डाइजेस्टेड डीएनए एज वेल एज अनडाइजेस्टेड डीएनए मूव करता है। और जब ये डीएनए बेटा मूव करेगा, यहां पे गौर से देखिएगा, अब मैं यहां पे क्या करूंगा, ये डीएनए फ्रैगमेंट्स बेटा अब आगे की ओर बढ़ेंगे, बढ़ गए कि नहीं? तो ये बेटा डीएनए फ्रैगमेंट्स आगे की ओर बढ़े, और इसी में मेरा डीएनए फ्रैगमेंट है ये डिजायर्ड जीन, पर मुझे नहीं पता है कहां,
क्योंकि डीएनए तो आंखों से दिखता ही नहीं है। उसके बाद बेटा यहां से जो लेटर डीएनए है जो नो लेंथ का है वो भी आगे बढ़ेगा। चले बेटा इसका हम एक और नया कलर देंगे यहां पे, ताकि बेटा आपको कोई परेशानी ना हो जाए। इसको हम व्हाइट कलर से यहां दिखाएंगे। ये लेटर डीएनए भी बेटा आगे बढ़ रहा है एज पर साइज और लेंथ, और जो सबसे आगे की ओर खिंचा जाएगा, लॉजिक से ही कहते हैं इसकी लेंथ क्या होगी बेटा, कम। तो चले बेटा इसका साइज क्या होगा, कम। लेट इट बी 50 KB, ये यहां पे होगा 100 KB, ये यहां पे होगा 200 KB, ये सॉन बेटा 300 KB, ये 500 KB। तो एज पर लेंथ बेटा ये आगे बढ़ेंगे। जिसका साइज कम, लेंथ कम, वो आगे की ओर बढ़ेगा, ज्यादा खींचा जाएगा टुवर्ड्स द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। अब देखिए बेटा हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा जो डिजायर्ड जीन है वो कहां पे है। एक्चुअली ये है ना यहां पे, पर कैसे पता चलेगा। देखिए बेटा उसके बाद हम क्या करते हैं, क्योंकि जो ये डीएनए फ्रैगमेंट्स है आंखों से तो नहीं दिखते, अब हम बेटा यहां पे एक स्टेन लाते हैं एंड दैट्स कॉल्ड एज इथिडियम ब्रोमाइड। और इथिडियम ब्रोमाइड बेटा इस पे डालते हैं, और इथिडियम ब्रोमाइड क्या करता है, वो डीएनए बेटा एब्सॉर्ब कर लेता है, और उसके बाद यूवी चैम्बर में हम इसको लेते हैं अंडर द यूवी लाइट। ये बेटा डीएनए फ्रैगमेंट चमकते हैं ऑरेंज ब्राइट कलर्ड बैंड्स। और उसके बाद बेटा मुझे पता है कि जो ये क्राई जीन मेरा है ये 200 KB बेसिस पे है। मैं देखूंगा कि यहां पे 200 KB बेसिस पे है ना ये, तो इसी के सीध में मैं जो देखूंगा ये मेरा डिजायर्ड जीन है। तो उसके बाद बेटा जल लेकर हम इसको निकालते हैं, फिर जल को बेटा डिसॉल्व करते हैं बफर के जरिए, एंड दैट मैकेनिज्म दैट प्रोसेस कॉल्ड एज इल्यूशन, और डिजायर्ड जीन हमें मिलता है। अब यही तो क्वेश्चन है बेटा आपका यहां पे, जो आपके बेटा इस पूरे डायग्राम में आया है। इट रिप्रेजेंट्स अ टिपिकल एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरिएसिस इन लेन 1। अब नजर रखिएगा, कंटेन्स डाइजेस्टेड डीएनए। मैंने अभी कहा था कि लेन 1 में बेटा डाइजेस्टेड डीएनए नहीं होता है, अनडाइजेस्टेड डीएनए होता है। और लेन 2 और 2 to 4 में बेटा डाइजेस्टेड डीएनए होता है। स्टेटमेंट गलत को जो नजर टेक्स्ट बुक लिखो बेटा डायग्राम बन कहेंगे। मेन थ्योरी में बेटा डाइजेस्टेड अनडाइजेस्टेड डीएनए का जिक्र ही नहीं हुआ। उसके बाद एगारोस इज अ नेचुरल पॉलीमर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सीवीड्स, 110% करेक्ट। डीएनए फ्रैगमेंट्स रिजॉल्व अकॉर्डिंग टू देयर साइज एंड चार्ज। नो बेटा ओनली अकॉर्डिंग टू देयर साइज, चार्ज तो हर किसी का नेगेटिव है, तो ये बेटा स्टेटमेंट गलत। उसके बाद डीएनए फ्रैगमेंट्स मूव टुवर्ड्स एनोड, यस बेटा, एंड द सेपरेटेड डीएनए फ्रैगमेंट्स कैन बी विजुअलाइज्ड ओनली आफ्टर स्टेनिंग विद इथिडियम ब्रोमाइड इन द विजिबल लाइट, नो विजिबल लाइट इन द यूवी रेज। तो ये स्टेटमेंट भी गलत। द सेपरेटेड डीएनए बैंड्स आर कट ऑफ फ्रॉम द एगारोस जेल एंड एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द जेल पीस, एंड दिस स्टफ इज कॉल्ड एज इल्यूशन। यस बेटा इल्यूशन पे नजर रखिएगा। तो देखिए बेटा अगर अब आप देखेंगे यहां पर जो दूसरी स्टेटमेंट है वो ठीक है, तीसरी स्टेटमेंट बेटा जो है वो गलत है, और चौथी स्टेटमेंट भी गलत है, और पांचवी बेटा ठीक है। सो दैट मींस कि अगर हम इस पूरे बेटा सिनेरियो को लेंगे, एक तो बेटा सेकंड स्टेटमेंट ठीक है, और उसके बाद बेटा पांचवी स्टेटमेंट ठीक है, पहली स्टेटमेंट गलत, दूसरी स्टेटमेंट गलत, और चौथी स्टेटमेंट भी गलत। तो देखिए बेटा पहला हमें क्या देखना है, इनकरेक्ट। तो पहला शाबाश बेटा, तीसरा और बेटा चौथा गलत है। सो आंसर इज 3। सो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो 3 है। तो चले बेटा मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। Plasmids and bacteriophages have the ability to replicate within all cells. बेटा इस पर नजर रखना, जो प्लाज्मिड्स है ना बेटा और बैक्टीरियोफाजेस है वो हर किसी सेल में रेप्लिकेट नहीं कर सकते। मैंने यहां लिखा है ना इन ऑल सेल्स, ना बेटा आपकी टेक्स्ट में लिखा है बैक्टीरियल सेल्स। ये खाली बैक्टीरियल सेल्स में रेप्लिकेट कर सकते हैं, इसलिए बेटा ये स्टेटमेंट गलत। नजर रखिएगा बेटा कहां कहां से एग्जामिनर क्वेश्चन निकाल सकता है। उसके बाद ऑरस साइट इज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द कॉपी नंबर ऑफ द लिंकर डीएनए। यस बेटा ये ठीक है। अभी मैं बेटा कॉपी नंबर के बारे में थोड़ा बहुत आपको आइडिया भी दूंगा। उसके बाद हाई नंबर ऑफ प्लाज्मिड्स या हाई नंबर ऑफ प्लाज्मिड्स एंड बैक्टीरियोफाज विद इन द बैक्टीरियल सेल ऑल्सो फेवर्स हाई कॉपी नंबर, बराबर करेक्ट। थोड़ा बहुत आइडिया अभी इसके बारे में दूंगा। Some plasmids may have 1 to 2 copies per cell, whereas others may have 15 to 20, 15 to 100 copies per cell। हूबहू टेक्स्ट बुक की बेटा सीधे लाइन
ये भी ठीक। नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ एलियन डीएनए फॉरवर्ड इन होस्ट डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द कॉपी नंबर ऑफ द प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफाज, ये भी 110% करेक्ट। तो अब बेटा अगर आप यहां पर देखेंगे इसमें यकीनन बेटा ऑप्शन आना चाहिए एफ टी 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 टी। तो देखिए बेटा कहां है आपका एफ टी 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 टी, ऑप्शन इज 1। सर थोड़ा बहुत इसके बारे में हमें समझाइए कि ये कॉपी नंबर क्या होता है। बस बेटा यहां पे नजर रखिएगा। देखिए सपोज यहां पर मेरे पास एक प्लाज्मिड है, नजर रखिएगा बेटा। इस प्लाज्मिड में बेटा आपको पता है कि अपनी ऑरे साइट होती है और यही तो वो साइट है जहां से रेप्लिकेशन शुरू कर देता है। इसी तरह बेटा अगर ये डीएनए है, बैक्टीरियोफाज का डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, इसमें भी अपनी ऑरे साइट होती है। यही तो वो साइट है जहां से रेप्लिकेशन बेटा इनिशिएट हो जाती है, तब इस वना ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। अब क्वेश्चन ये उठता है बेटा यहां पे कि जो ये ऑरे साइट है क्या ये हाई कॉपी नंबर को फेवर कर रहा है कि लो कॉपी नंबर को? हाई कॉपी नंबर मींस कि इसकी रेट ऑफ मल्टीप्लिकेशन बहुत ज्यादा होगी। अगर कोई प्लाज्मिड बेटा 102 या 1 से 2 खाली हमें मिलते हैं बेटा एक बैक्टीरियल सेल में, सो दैट मींस कि बेटा ये खाली 1 या 2 बार रेप्लिकेट कर रहा है, तो इसका कॉपी नंबर जो है वो लो है, लो। और अगर बेटा हम देखते हैं कि किसी भी बैक्टीरियल सेल में जो प्लाज्मिड का नंबर है वो 15 to 100 है, दैट मींस कि इसका कॉपी नंबर जो है वो बेटा हाई है। और ये पूरा का पूरा डिपेंड किस पे करता है बेटा? रॉब साइड पे, क्योंकि रॉब साइड के साथ सटी होती है एक साइड, सॉरी ऑरेंज साइड के साथ सटी होती है एक साइड, दैट्स कॉल्ड एज रॉब साइड। टेक्स्ट बुक लिखती है कि जो कॉपी नंबर है वो कंट्रोल करता है बेटा कॉपी, सॉरी जो ऑरेंज साइड है वो कंट्रोल करता है कॉपी नंबर को भी। एक्चुअली कैसे? क्योंकि इस ऑरेंज साइट के साथ रॉब साइट होती है जो पीबीआर 322 में आपकी टेक्स्ट में दिखाया है, और यही तो रॉब साइट है जो वो प्रोटीन्स बनाती है जिसकी वजह से रेप्लिकेशन बेटा या तो क्विकली होती है या फिर स्लोली होती है। अगर क्विकली हुई तो कॉपी नंबर क्या होगा? ज्यादा, और अगर स्लोली हुई तो कॉपी नंबर क्या होगा? कम। सो एक क्लोनिंग वेक्टर बेटा कितनी तेजी के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है अपनी सेल में, तो एट दैट टाइम वी से कि इसका कॉपी नंबर अगर तेजी के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, ज्यादा कॉपीज बना रहा है, तो कॉपी नंबर हाई है, और अगर कम बेटा रेट से मल्टीप्लाई कर रहा है तो कॉपी नंबर ऑटोमेटिकली कम होगा। मगर अब यहां पे एक पेच निकल के आता है। अब आप क्या करते हो? अब आप इस क्लोनिंग वेक्टर में बेटा डिजायर्ड जीन इंसर्ट कर रहे हो। जरा खुदा के लिए देखिएगा बेटा, आपको इस डिजायर्ड जीन की कॉपीज होस्ट में ज्यादा चाहिए कि कम? ज्यादा। हमें इसके बहुत सारे क्लोन्स बनने चाहिए, और तभी बनेंगे ना बेटा जब इस प्लाज्मिड का कॉपी नंबर ज्यादा होगा, और जितना इसका कॉपी नंबर ज्यादा होगा उतना बेटा ये आपके डिजायर्ड जीन की कॉपीज भी क्या बनाएगा? ज्यादा। इसलिए बेटा हम रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में, जेनेटिक इंजीनियरिंग में खाली उन्हीं के बेटा क्लोनिंग वेक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं जिनका कॉपी नंबर हाई होता है, और उन्हीं को बेटा हम आमतौर रिलैक्स्ड प्लाज्मिड्स कहते हैं। और जिन प्लाज्मिड्स का बेटा शाबाश कॉपी नंबर कम होता है उनको हम स्ट्रिंजेंट प्लाज्मिड्स कहते हैं। वो बेटा हम इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि उनका कॉपी नंबर कम रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, अब हम बेटा आगे की ओर बढ़ेंगे, अभी भी क्लोनिंग वेक्टर पे ही चल रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट सिलेक्टेबल मार्कर्स? सिलेक्टेबल मार्कर्स के बारे में क्या ख्याल है आपका? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट। इसको भी बेटा मैं पहले सिखाऊंगा, उसके बाद बेटा हम आगे की ओर बढ़ेंगे। देखिए बेटा ये सिलेक्टेबल मार्कर क्या है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बेटा परेशान हो जाते हैं कि सिलेक्टेबल मार्कर्स होते क्या है और इनका काम क्या है। फिर आपकी टेक्स्ट बुक लिखती है कि ये हम डिफरेंशिएट करवाते हैं इसी से, ट्रांसफॉर्मेंट्स फ्रॉम नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स और रिकम्बिनेंट्स फ्रॉम नॉन रिकम्बिनेंट्स। देखिए बेटा यहां पे अब हम क्या आपको समझाने जा रहे हैं, नजर बेटा बराबर रखिएगा। सपोज बेटा यहां पर मेरे पास एक क्लोनिंग वेक्टर है। चल बेटा क्लोनिंग वेक्टर हम लेंगे आपकी टेक्स्ट बुक का ही PBR 322, मशहूर क्लोनिंग वेक्टर। ये आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड क्लोनिंग वेक्टर है, प्लाज्मिड है, जिसको पहली बार बॉलिवर और रॉड्रिग्यूज ने बनाया, और इसीलिए बेटा BR मींस बॉलिवर एंड रॉड्रिग्यूज। उसके बाद बेटा अगर आप गौर से देखेंगे जो ये आपका क्लोनिंग वेक्टर है, इसमें 2 किस्म के जीन्स बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है विच एक्ट्स एज सिलेक्टेबल मार्कर्स। एक जीन को हम बेटा कहते हैं AMPR जीन, नजर रखिएगा बेटा, और यहां से एक और किस्म का जीन इसमें होता है जिसको मैं एक और कलर से बेटा यहां पे बनाऊंगा ताकि आपको बेटा कोई परेशानी ना रहे। तो चले बेटा एक और कलर यहां पे इसको दिया, एंड दिस जीन इज कॉल्ड एज TETR जीन।
अब क्वेश्चन ये उठता है कि जो ये एम्प आर जीन है, इट इज एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन, ये बेटा इस प्लाज्मिड को कन्फर करता है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। और यहां से बेटा जो ये दूसरा जीन है, दिस इज टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन, और इसकी वजह से बेटा ये कन्फर करता है इसको टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस। बेटा अगर आप टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक में अब बेटा किसी भी ई कोलाई में इस चीज को ट्रांसफर करोगे, सपोज मैंने ई कोलाई में अब इस क्लोनिक वेक्टर को ट्रांसफर किया, किसको बेटा, PBR322 को। अब ई कोलाई में PBR322 गया, ये यहां पे एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है और ये यहां पे टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है। खुद डिसाइड कीजिएगा बेटा। अब अगर ये इस ई कोलाई में गया, ये ई कोलाई ना अब टेट्रासाइक्लिन से मरेगा और ना ही बेटा ये एम्पिसिलिन से मरेगा, क्योंकि टेट्रासाइक्लिन और एम्पिसिलिन जो है ये एंटीबायोटिक्स है, और एंटीबायोटिक्स वो ड्रग्स होते हैं बेटा जो इन बैक्टीरिया की परखच्चे उड़ा देते हैं। हाँ बेटा, इस ई कोलाई के मजे है ना इसका बेटा एम्पिसिलिन कुछ बिगाड़ेगा और ना ही टेट्रासाइक्लिन कुछ बिगाड़ेगा, मगर बेटा यही एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स हमारे लिए बेटा एक वरदान का काम कर देते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में। इसी से हमें पता चलता है क्या ट्रांसफॉर्मेंट बना है कि नहीं, क्या रिकम्बिनेंट बना है कि नहीं। अब क्वेश्चन ये उठेगा कि आपको बेटा ये दो टर्म्स जो आपकी टेक्स्ट बुक पे आती है, रिकम्बिनेंट एंड ट्रांसफॉर्मेंट, ये समझनी चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए कि रिकम्बिनेंट क्या है और ट्रांसफॉर्मेंट क्या है। देखिए बेटा रिकम्बिनेंट क्या होता है। रिकम्बिनेंट मींस कि अगर इस बेटा क्लोनिंग वेक्टर में डिजायर्ड जीन चला गया, सपोज अगर यहां पर आप देखेंगे टेटार जीन है, यहां पर एक साइट होती है बेटा रेस्ट्रिक्शन साइट या रिकॉग्निशन सीक्वेंस यहां पे होती है BAM-H1 के लिए। ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है जो हम एक बैक्टीरिया से हासिल करते हैं, BAM-H1, बैसिलस एमाइलोलिक्विफेशंस। और अगर मैं बेटा इसी बैसिलस एमाइलोलिक्विफेशन से अब बेटा एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस लूंगा, BAM-H1, यकीनन बेटा वो इसको यहां पे टेटार जीन को खोलेगा, काटेगा बेटा टेटार जीन को। और जब टेटार जीन कट गया बेटा ड्यू टू दिस BAM-H1, तो अब बेटा हम क्या करते हैं, हम यहां पे बेटा डिजायर्ड जीन को इंसर्ट करवाते हैं। अब बेटा यहां पे डिजायर्ड जीन इंसर्ट हुआ, चले बेटा मैं लिखूंगा DG, यहां पे डिजायर्ड जीन इंसर्ट हुआ। अब बेटा मुझे क्या पता है डिजायर्ड जीन इसमें इंसर्ट भी हुआ है कि नहीं, आंखों से तो कुछ नहीं दिखता है, क्योंकि जब प्लाज्मिड ही नहीं दिखा, डिजायर्ड जीन ही नहीं दिखा, तो काहे का मुझे पता चलेगा आंखों से कि ये रिकम्बिनेंट है कि नहीं। सो दैट मीन्स कि बेटा अगर इस पर डिजायर्ड जीन गया है तो मैं कहूंगा ये जी रिकम्बिनेंट बना है। अगर इसमें बेटा डिजायर्ड जीन नहीं गया है तो मैं कहूंगा कि ये नॉन रिकम्बिनेंट। अब बेटा मैं क्या करूंगा, ये मैंने यहां पे ई कोलाई लाया, अब इस ई कोलाई में अब मुझे इस रिकम्बिनेंट को शिफ्ट करना है। तो चलिए बेटा अगर ये रिकम्बिनेंट इसमें शिफ्ट हुआ जो यहां पे बना, तो एट दैट टाइम बेटा आई कैन कॉल इट एज ट्रांसफॉर्मेंट। अगर ये इसमें नहीं गया होगा तो एट दैट टाइम इट्स कॉल्ड एज नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। सो दो चीजें अभी आपने यहां पे याद रखी, अगर डिजायर्ड जीन बेटा क्लोनिंग वेक्टर में गया तो रिकम्बिनेंट कहलाएगा। अगर बेटा शाबाश फिर ये रिकम्बिनेंट डीएनए जो है वो होस्ट सेल में चला गया तो सच होस्ट सेल में भी कैन बी कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्मेंट। अगर नहीं गया तो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। देखिए बेटा जब मैं टेक्निक कर रहा हूं तो मुझे रिकम्बिनेंट भी बनना चाहिए और ट्रांसफॉर्मेंट भी बनना चाहिए, तभी तो मेरे टेक्निक सक्सेसफुल है, तभी तो मैं कामयाब हुआ। अब क्वेश्चन ये उठता है ना कि मुझे कैसे पता चलेगा रिकम्बिनेंट को कैसे मैं नॉन रिकम्बिनेंट से डिफरेंशिएट करूं, और इसी तरह बेटा ट्रांसफॉर्मेंट को कैसे मैं नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से डिफरेंशिएट करूं। तो देखिए बेटा ये सब कुछ कैसे होता है, गौर से अब यहां पर सारे बच्चे सुनिएगा ये सब कुछ कैसे चलता है। ये अब यहां पर बेटा मेरा क्लोनिंग वेक्टर है, प्लीज बेटा अब यहां पे नजर रखिएगा। और ये बेटा अब मेरा यहां पे ई कोलाई है। ई कोलाई के पास नेचुरली बेटा ना एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन होता है, ना क्लोरमफेनिकॉल रेजिस्टेंट जीन होता है, ना टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन होता है, और ना ही कैनामाइसिन रेजिस्टेंट जीन होता है। ये आपको मालूम होना चाहिए, टेक्स्ट बुक में भी लिखा है। ई कोलाई के पास ये नेचुरली जीन्स नहीं होते। अब जरा गौर से देखिएगा बेटा यहां पे आपका शाबाश बेटा एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है ना, इधर याद राइट साइड पे बेटा है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन, और ये बेटा आपका यहां पे है ना ये लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड पे बेटा यहां पे जो जीन है इसको मैं थोड़ा बहुत बड़ा बनाऊंगा, नजर रखिएगा। तो इसको मैं यहां पे बड़ा बना रहा हूं, तो ये है बेटा टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन, कोई शक नहीं है इसमें। अब मैं क्या करता हूं बेटा, अब मैंने एक बेटा शाबाश रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस लाया, दैट्स कॉल्ड एज BAM-H1।
हिट एंड ट्रायल मेथड पे सब कुछ चल रहा है। अब बेटा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मैंने डिजायर्ड जीन को भी बैम H1 से खोला है और इस रेस्ट्रिक्शन बेटा इस टेटार जीन को भी बैम H1 से खोला है। अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मेरा जो डिजायर्ड जीन है वो यहां पे इंसर्ट हुआ होगा और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ये रिकम्बनेंट बना होगा। एक्सपेक्ट कर रहा हूं बेटा, मुझे कुछ नहीं पता है। क्लियर? अगर ये रिकम्बनेंट बना है तो मेरी टेक्निक फिट। उसके बाद बेटा अब मैं क्या करता हूं, मैं फिर इस बेटा रिकम्बनेंट डीएनए को ट्रांसफर कर देता हूं किसमें बेटा, इनटू द ई कोलाई। अब देखिए बेटा कैसे मुझे पता चलेगा रिकम्बनेंट बना है कि नहीं। अब मैं बेटा दो कल्चर प्लेट्स तैयार करता हूं, कल्चर मीडिया तैयार करता हूं। एक कल्चर मीडिया में मैं क्या करता हूं, एम्पिसिलिन रखता हूं एंटीबायोटिक, और दूसरे कल्चर प्लेट पे मैं क्या करता हूं, यहां पे मैं डालता हूं बेटा पेनिसिलिन। नजर रखिएगा बेटा बराबर। सो दो कल्चर प्लेट्स में तैयार करता हूं, पेनिसिलिन का और एम्पिसिलिन का। उसके बाद बेटा अब देखिए मैं क्या करता हूं, अब मैं इस ई कोलाई को शिफ्ट कर देता हूं पहले एम्पिसिलिन में। आप जरा बेटा गौर से देखिएगा, अगर इसमें ये रिकम्बनेंट डीएनए गया होगा अभी शनाब पेनिसिलिन एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन गोमुत, तो दैट मींस कि बेटा अगर ये यहां पे सरवाइव करेगा, क्या करेगा बेटा, सरवाइव। उसूल कहता है ये मरना चाहिए क्योंकि इसमें नेचुरली बेटा एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन नहीं होता है, मगर अगर ये यहां पे सरवाइव कर रहा है दैट मींस कि ये ट्रांसफॉर्मेंट बना है। तो चलिए बेटा एक कॉलर ऊपर चढ़ाइए, आपका रिकम्बनेंट डीएनए बेटा आपके ई कोलाई में गया है क्योंकि ये यहां सर्वाइव कर रहा है। उसूल कहता है इसको मरना था, अगर ये मरता तो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट था, अल्लाह अल्लाह खैर सला, मगर बेटा ये बचा तो आपका बेटा शाबाश, कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप हो गया कि मैंने ट्रांसफॉर्मेंट बनाया। अब बेटा आपको ये देखना है ना, क्या ये रिकम्बनेंट बेटा, क्या ये डिजायर्ड जीन जो है ये मेरे टेटार जीन में गया है कि नहीं। तो देखिए बेटा कैसे चेक करेंगे, दूसरे प्लेट पे पेनिसिलिन पे, क्योंकि जब भी बेटा आप किसी जीन में एक फॉरेन जीन इंसर्ट करते हो, जो बेटा जीन जिसपे फॉरेन जीन इंसर्ट हुआ वो इनएक्टिव हो जाता है। दैट मींस कि बेटा जो इस टेट्रासाइक्लिन अगर इसमें बेटा डिजायर्ड जीन गया होगा, अल्लाह की कसम इनएक्टिव हुआ होगा। अब ये बेटा टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस नहीं देगा। अब आप क्या करते हो, इस ई कोलाई को, इस ट्रांसफॉर्मेंट को तब्दील करते हो किसमें बेटा, पेनिसिलिन मीडियम में। पेनिसिलिन मीडियम में जब इसे ई कोलाई को आपने ट्रांसफर किया, एक क्वेश्चन है बेटा ये तो पेनिसिलिन जीन, सॉरी बेटा टेट्रासाइक्लिन, सॉरी बेटा, यहां पे हमने टेट्रासाइक्लिन लिया है ना, तो देखिए बेटा यहां पे कौन सा जीन था, टेट्रासाइक्लिन। अगर डिजायर्ड जीन इसमें घुसा होगा तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन खत्म, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस नहीं आएगी। सो दैट मींस कि बेटा अगर ये डिजायर्ड जीन बेटा इस टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन में चला गया है, सो दैट मींस कि बेटा यहां पे टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस अब ये नहीं दिखाएगा, और अगर ये यहां पे मरा, डाई हुआ, सरवाइव नहीं किया, दैट मींस कि रिकम्बनेंट बना है। तो याद रखिएगा बेटा आज के बाद सारे बच्चे कि जब भी आपके पास सिलेक्टेबल मार्कर आप इस्तेमाल करते हो, इसलिए इस्तेमाल करते हो क्योंकि इसी से आपको पता चलता है ट्रांसफॉर्मेंट बना है कि नहीं, रिकम्बनेंट बना है कि नहीं। तो आपकी टेक्निक में बेटा ट्रांसफॉर्मेंट भी बनना चाहिए और रिकम्बनेंट भी बनना चाहिए। और अगर बेटा ये यहां पे सर्वाइव किया किस मीडियम में बेटा, एम्पिसिलिन, दैट मींस कि ट्रांसफॉर्मेंट बन चुका है। और उसके बाद अगर ये टेट्रासाइक्लिन में मर गया तो रिकम्बनेंट भी बन चुका है। जरूरी बेटा ट्रांसफॉर्मेंट जो है ये सरवाइव करना चाहिए एम्पिसिलिन में, और जो रिकम्बनेंट है वो मरना चाहिए टेट्रासाइक्लिन में। क्यों रिकम्बनेंट टेट्रासाइक्लिन में मर जाता है, क्योंकि हमने बेटा टेटार जीन को खोला होता है ना, हमने एक्सपेक्ट किया होता है ना कि वहीं पे हमारा डिजायर्ड जीन गया होगा, और जब टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन में डिजायर्ड जीन जाता है तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन इनएक्टिव होता है। हाँ बेटा उसमें इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हुई होती है, जिसकी वजह से बेटा अब वो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस इसको नहीं दे पाता है, इसलिए मर जाता है। सो यहां जिंदा रहना चाहिए, ए पे जिंदा और टी पे मरना, इथे जो याद। चले बेटा अब देखिए आपको खुद ब खुद सब कुछ समझ आएगा कि मैं आपको क्या समझाने चाह रहा था। तो चले बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट अबाउट सिलेक्टेबल मार्कर। मैंने कहा था ना आज टाइम लगेगा क्योंकि मुझे पता है बेटा चैप्टर थोड़ा बहुत उल्टा सुल्टा है, इसलिए आज मैंने एक ही पार्ट डिस्कस करना है। इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग एंड एलिमिनेटिंग नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स एंड सिलेक्टिवली परमिटिंग द ग्रोथ ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट्स। यस बेटा, क्योंकि जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है वो बेटा पहले ही मरेगा ना एम्पिसिलिन में, दैट मींस कि उसमें कोलोनिक वेक्टर गया ही नहीं, उसमें बेटा आएगी नहीं एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस, तो मर जाएगा।
और जो बेटा ट्रांसफॉर्मेंट होगा वो जिंदा रहेगा, आगे बढ़ेगा। जीन्स एनकोडिंग रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स फॉर एग्जांपल क्लोरामफेनिकोल, एम्पिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, कैनामाइसिन आर कंसिडर्ड यूजफुल सिलेक्टेबल मार्कर्स फॉर ई कोलाई। 100% करेक्ट। नॉर्मल ई कोलाई सेल्स डू नॉट कैरी रेजिस्टेंस अगेंस्ट एनी ऑफ दीज एंटीबायोटिक्स। 100% करेक्ट। उसके बाद PBR322 कंटेन्स 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स एज सिलेक्टेबल मार्कर्स विद MR एंड TET-R। बराबर बेटा, ये भी ठीक। तो अगर आप देखेंगे यहां पे चारों की चारों स्टेटमेंट जो है वो बेटा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए, द प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन रिकॉग्निशन साइट्स विद इन द वेक्टर विल लीड टू। अब जरा बेटा गौर से देखिएगा, जब हम एक क्लोनिंग वेक्टर को देखते हैं, मुझे इस क्लोनिंग वेक्टर को खोलना है। इसमें बेटा बहुत सारी रेस्ट्रिक्शन साइट्स होती है एक क्लोनिंग वेक्टर में। ऐसा नहीं कि इसमें एक ही रेस्ट्रिक्शन साइट होती है, मगर एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के लिए खाली एक ही साइट होनी चाहिए। सपोज बेटा अगर इसके पास यहां पर इकॉर 1 की साइट होगी, यहां पर भी इकॉर 1 की साइट होगी, यहां पर भी इकॉर 1 की साइट होगी, तो इसको यहां भी खोलेगा। शाबाश बेटा, अगर आप देखेंगे यहां भी खोलेगा, यहां भी खोलेगा, यहां भी खोलेगा। इसकी वजह से क्लोनिंग वेक्टर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। तो आंसर इज 1। 1 मींस बेटा जनरेशन ऑफ सेवरल फ्रैगमेंट्स। ये बेटा पिगमेंट्स नहीं है, यहां पे इसको ठीक करेंगे बेटा, इट इज जनरेशन ऑफ सेवरल फ्रैगमेंट्स। प्लीज बेटा यहां पे गलती हुई है, सॉरी फॉर दैट। तो इसको बेटा आप यहां पे फ्रैगमेंट्स लिखना, ठीक। तो जब भी बेटा एक क्लोनिंग वेक्टर में एक ही रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के लिए बहुत सारी साइट्स होंगी, तो इसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, किसी काम का नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, identify A, B, C and D in the given figure of E. coli cloning vector PBR322 and select the correct option। तो चले बेटा अब हम यहां पर PBR322 के साथ खेलेंगे और देखेंगे बेटा जो ये PBR322 है इसमें हमें क्या क्या याद रखना है। सबसे पहले बेटा A आइडेंटिफाई करना है, सब कुछ अभी मैंने दिखाया आपको। उसके बाद बेटा आपको B आइडेंटिफाई करना है। तो चले बेटा B आइडेंटिफाई करेंगे, C, D एंड E। तो देखिए बेटा A जो है वो BAM-H1 है, इस पे नजर रखिएगा बेटा। अब जब भी BAM-H1 रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस का इस्तेमाल करोगे तो बेटा यहां पर B खुलेगा, और जो B है मैंने अभी आपको कहा दिस इज TET-R जीन। जो C है बेटा इट इज एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन। D जो है इट इज ORI साइट, और जो E है इट इज ROP साइट। इसका जिक्र मैंने किया था। तो ढूंढो बेटा कहां पे है BAM-H1। उसके बाद बेटा B जो है TET-R है, A बेटा C जो है MR है, ORI बेटा D है, और ROP दैट इज ऑप्शन 4। इस पे बेटा आप नजर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन बेटा ये मैंने PBR322 पे ही लाया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट विद रेस्पेक्ट टू PBR322। एक चीज देखिए कि इसमें इनकरेक्ट है PBR322 के लिए। आर्टिफिशियली डिजाइन्ड प्लाज्मिड बाय बॉलिवर एंड रॉड्रिग्यूज, 100% करेक्ट। रॉप कोड्स, ये वाला रॉप बेटा जो मैंने अभी यहां पे आपको कहा, दिस इज द रॉप साइट। रॉप कोड्स फॉर द प्रोटीन्स इन्वॉल्व्ड इन द रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड, यस बेटा इस पे नीट के लिए नजर। कंटेन सिलेक्टेबल मार्कर्स इन द फॉर्म ऑफ MR एंड TET-R जीन्स, बराबर बेटा ये भी ठीक। कंटेन मेनी रिकॉग्निशन साइट्स फॉर अ सिंगल रेस्ट्रिक्शन, है बेटा गलत है। मैंने अभी आपको कहा कि इसमें बहुत सारी रेस्ट्रिक्शन साइट्स है बेटा, मगर एक एंजाइम के लिए खाली एक ही होनी चाहिए, नहीं तो इसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। दिस इज द ऑप्शन, रॉन्ग ऑप्शन। तो आंसर इज 4। इस पे बेटा नजर। नेक्स्ट क्वेश्चन, When PBR cloning vector, इस पे नजर रखना बेटा, is treated with BAM-H1, अभी मैंने कहा site of tetracycline resistant gene, which of the following will not happen। इनमें एक चीज नहीं होगा। तो देखिए बेटा द रिकम्बेंट, अब ये आपको अच्छी तरह से समझ आएगा। द रिकम्बेंट प्लाज्मिड विल लूज टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस ड्यू टू इंसर्शन इनएक्टिवेशन, यस, क्योंकि जब आप BAM-H1 डालोगे वो TET-R जीन को खोलेगा, उसमें डिजायर्ड जीन जाने के चांस है, और एज अ रिजल्ट बेटा ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस खो बैठेगा। फिट एंड फुल। नॉन रिकम्बेंट्स विल ग्रो ऑन बोथ द मीडियम कंटेनिंग टेट्रासाइक्लिन, यस बेटा, क्योंकि जब नॉन रिकम्बेंट जो है तमिस गसना दोनों बेटा जीन छना तमिस एक्टिव, वो टेट्रासाइक्लिन पे भी ग्रो करेगा, और एम्पिसिलिन उसको कोई बेटा मारेगा नहीं, क्योंकि उसमें इंसर्शनल इनएक्टिवेशन ही हुआ, नॉन रिकम्बेंट है, ये भी ठीक। रिकम्बेंट्स विल ग्रो इन टेट्रासाइक्लिन मीडियम बट नॉट ऑन दैट ऑफ एम्पिसिलिन, ना बेटा रिकम्बेंट्स पहुंचना बोलता है टेट्रासाइक्लिन जीन क्या गोमुत इनएक्टिव। तो दैट मींस कि बेटा ये टेट्रासाइक्लिन में ग्रो नहीं करेगा रिकम्बेंट, तो दैट मींस कि बेटा दिस इज रॉन्ग।
उसके बाद बेटा एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन हेल्प्स इन सिलेक्टिंग द ट्रांसफॉर्मेंट व्हाइल टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन हेल्प्स इन सिलेक्टिंग रिकम्बिनेंट्स। 100% बराबर। तो चले बेटा आगे की ओर बढ़ेंगे। तो इसका ऑप्शन जो है 21 का 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट 1, selection of recombinants by using antibiotic resistant gene requires simultaneous plating on the two plates having same antibiotics। गलत। मैंने अभी कहा कि हमें 2 प्लेट्स बनाने पड़ते हैं, एक में एम्पिसिलिन दूसरे में टेट्रासाइक्लिन। यहां क्या लिखा है बेटा? सेम। हां, यहां पे अगर डिफरेंट लिखा होता तो फिर स्टेटमेंट ठीक है, इसकी वजह से बेटा स्टेटमेंट गलत। उसके बाद यूज ऑफ लैग जीन विच प्रोड्यूसेस एन एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेस नीड ओनली 1 प्लेटिंग। यस बेटा, आजकल के साइंटिस्ट जो है वो खाली बेटा एक ही प्लेटिंग करते हैं क्योंकि उनका सिलेक्टेबल मार्कर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स नहीं होते हैं। अब आमतौर बेटा हम लैग-ज़ड जीन को इस्तेमाल करते हैं जो बीटा गैलेक्टोसाइडेस एंजाइम बनाता है और ये नेचुरली ई कोलाई में होता है, इसलिए हमें बेटा यहां पे दूसरा प्लेट बनाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। ये स्टेटमेंट ठीक। If desired gene is inserted in lag-Z gene, recombinant is formed and color of chromogenic substance gives blue color। ना बेटा, याद रखिएगा, जब लैग-Z जीन में आपको बेटा डिजायर्ड जीन चला गया, ऐसा इंसर्शनल इनएक्टिवेशन बीटा गैलेक्टोसाइडेस में बनी और वो क्रोमोजेनिक सबस्टेंस का कलर बेटा चेंज नहीं करेगा, वो व्हाइट ही रहेगा। पर यहां पे कहता है ना गिव्स ब्लू कलर। नो बेटा, इट्स रॉन्ग। व्हाइट कलर होता है वहां पे। ब्लू कलर तभी बनेगा जब बीटा गैलेक्टोसाइडेस बनेगा, मगर जब बीटा गैलेक्टोसाइडेस बनेगा तेलमा छी इंसर्शनल इनएक्टिवेशन गोमस, तेलमा छी डिजायर्ड जीन लैग-Z जीनस मस गोमस। तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो यहां पे बेटा पहली और तीसरी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। सो आंसर इज 2। सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट, फर्स्ट एंड थर्ड इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस। देखिए बेटा, एक नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर इसमें नेचुरली कुआ था टू इन्फेक्ट द प्लांट सेल्स। क्यों? क्योंकि बेटा जो ये आपका बेटा यहां पे एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन है, सॉइल बैक्टीरियम है, ये क्या करता है? इसके पास बेटा एक प्लाज्मिड होता है एंड दैट प्लाज्मिड इज कॉल्ड ए टाई प्लाज्मिड। क्योंकि इसके टाई प्लाज्मिड में बेटा खास किस्म का डीएनए होता है, एक सेगमेंट होता है एंड दैट्स कॉल्ड ए टीडीएनए। और इस टीडीएनए में बेटा इसमें ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन्स होते हैं। अब देखिए बेटा ये क्या करता है, जब ये प्लांट सेल को इन्फेक्ट करता है, ये अपने टीडीएनए की रेप्लिका कॉपी कर देता है और फिर बेटा प्लांट के जीनोम के साथ उस टीडीएनए को इंसर्ट करता है, जिसकी वजह से बेटा प्लांट सेल को ट्यूमर हो जाता है, रैपिड मल्टीप्लिकेशन पे चली जाती है प्लांट सेल और उसको एक डिजीज होती है, दैट्स कॉल्ड क्राउन गॉल डिजीज। सो नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर है, इसमें अल्लाह ने बेटा सलाहियत रखी होती है ये अपने बेटा टाई प्लाज्मिड का जो बेटा टीडीएनए पार्ट होता है उसकी रेप्लिकेटेड कॉपी बेटा प्लांट जीनोम के साथ इंसर्ट कर देता है और जिसकी वजह से बेटा प्लांट सेल को ट्यूमर हो जाता है। पर साइंटिस्टों ने बेटा इसकी कुवत को अब एक्सप्लॉइट किया। हम क्या करते हैं, हम इस टीडीएनए को रिमूव कर देते हैं, क्योंकि अगर हम टीडीएनए लेकर बेटा इसको इस्तेमाल करेंगे टाई प्लाज्मिड को, तो फिर जिस प्लांट सेल में हम इसका इस्तेमाल करेंगे उसको ट्यूमर होगा। हमें तो जेनेटिक इंजीनियरिंग करनी है, हमें बेटा उसमें अनकंट्रोल्ड डिवीजन नहीं लाना है। तो हम क्या करते हैं, टीडीएनए को रिमूव करते हैं और वहीं पे डिजायर्ड जीन को इंसर्ट करते हैं और ये इज्जत के साथ उस डिजायर्ड जीन को बेटा प्लांट जीनों के साथ इंसर्ट करता है। देयरफॉर बेटा जब हम इसका टीडीएनए पार्ट निकालते हैं, नाउ ये मॉडिफाई हुआ ना, नाउ इट्स कॉल्ड डिसआर्म्ड टाई प्लाज्मिड। So in genetic engineering, when we have to transfer the gene into the plant cells, we mostly use disarmed tie plasmids as cloning vectors. वही तो यहां पर बेटा लिखा है, is a pathogen of several monocot। ये बेटा गलत, ये मोनोकॉट प्लांट्स को इन्फेक्ट नहीं करता है, ये डाइकॉट प्लांट्स को इन्फेक्ट करता है एंड causes crown gall disease। स्टेटमेंट गलत, मोनोकॉट की वजह से। उसके बाद is a natural genetic engineer, yes, is able to deliver a piece of DNA or of tie plasmid called tDNA into the host genome and convert normal plant cell into the tumor cell। 100% correct। उसके बाद बेटा टाई प्लाज्मिड कैन बी यूज्ड एज क्लोनिंग वेक्टर इन प्लांट सेल बाय मॉडिफिकेशन। यस बेटा, हमें टीडीएनए को रिमूव करना पड़ता है, तभी पे इज नाउ डिसआर्म्ड टाई प्लाज्मिड। तो अब बेटा क्वेश्चन नंबर 323 जो है इसका जो आंसर है दैट इज 1। नेक्स्ट, एक एक लाइन बेटा टेक्स्ट बुक की ली गई। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट 1, retroviruses have the ability to transform normal cell into the cancerous cells। 100% correct।
ये भी नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर है। ये भी बेटा अपने आरएनए को बेटा डीएनए में तब्दील करके फिर उस डीएनए को बेटा होस्ट के जीनोम के साथ, एनिमल सेल के जीनोम के साथ लाइगेट कर देते हैं। उसके बाद बेटा डिसआर्मड रेट्रोवायरसेस कैन बी यूज्ड एज क्लोनिंग वेक्टर इन एनिमल सेल। 100% करेक्ट। इसी चीज को हम एक्सप्लॉइट करते हैं। इनको जो बेटा ट्यूमर काजिंग जीन्स होते हैं, कैंसर काजिंग जीन्स होते हैं, उसको रिमूव करते हैं, वहां पे डिजायर्ड जीन को इंसर्ट किया जाता है और ये इज्जत के साथ उसको बेटा एनिमल सेल के जीनोम के साथ इंसर्ट कर देता है। सो यहां पे दोनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। सो ऑप्शन 24 क्वेश्चन का 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन वन। देखिए बेटा, यहां पे आपको यह मालूम होना चाहिए कि जब भी बेटा हम डीएनए को, अब रिकम्बिनेंट डीएनए हमने बनाया, अब इसको होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस करना है, बहुत मुश्किल है बेटा इसको, क्योंकि जो डीएनए है एक तो बड़ा होता है, मैक्रोमोलिक्यूल है और हाइड्रोफिलिक है, और ये बेटा डायरेक्टली होस्ट सेल के अंदर नहीं जा सकता है। इसलिए बेटा अब हम डिफरेंट मेथड से होस्ट सेल के अंदर बेटा जीन को, इस रिकम्बिनेंट डीएनए को इंट्रोड्यूस करते हैं। अगर बैक्टीरियल सेल होगी तो ट्रांसफॉर्मेशन, अगर बेटा एनिमल सेल होगा तो बेटा हम डायरेक्टली माइक्रो इंजेक्शन करते हैं, और अगर प्लांट सेल होगा तो बायोलिस्टिक मेथड या जीन गन मेथड से बेटा हम काम चलाते हैं। नजर रखिएगा इन चीजों पे। नाउ इन ट्रांसफॉर्मेशन, जब हमें बैक्टीरियल सेल में रिकम्बिनेंट डीएनए को बाहर डालना होगा, इन ट्रांसफॉर्मेशन रिकम्बिनेंट डीएनए होस्ट सेल बैक्टीरियल सेल होती है, एंड ions are incubated on ice followed by placing them briefly at 40 डिग्री सेल्सियस। नो, यहां पे जो टेम्परेचर होता है बेटा, जो हीट शॉक हम कर देते हैं 42 डिग्री सेल्सियस पे होता है, एंड देन एनेबलिंग द बैक्टीरिया टू टेक अप द आरडीएनए। सो 40 डिग्री के बजाय अगर 42 होता तो स्टेटमेंट थी, तो इसलिए बेटा स्टेटमेंट गलत। In micro injection, recombinant DNA is directly injected into the cytoplasm of an animal cell. Animal cells में हम माइक्रो इंजेक्शन करते हैं, इंजेक्शन के जरिए अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हम रिकम्बिनेंट डीएनए को एनिमल सेल में डालते हैं। मगर परेशानी, यहां पे मैंने बेटा साइटोप्लाज्म लिखा है, टेक्स्ट में लिखा है न्यूक्लियस, तो इसकी वजह से बेटा स्टेटमेंट गलत। यहां पे आपकी नजर नहीं पड़ेगी, आई एम 100% श्योर। उसके बाद बेटा इन बायोलिस्टिक और जीन गन मेथड, माइक्रो पार्टिकल्स ऑफ गोल्ड और टंगस्टन, नीट में आया है बेटा, कोटेड विद रिकम्बिनेंट डीएनए और बम्बार्डेड विद हाई वेलोसिटी, टेक्स्ट में हाई वेलोसिटी लिखा है, इनटू द प्लांट सेल। ये स्टेटमेंट बेटा ठीक है। तो चले बेटा, इसमें पहली और दूसरी जो है वो इनकरेक्ट है और तीसरी करेक्ट है, तो आंसर इज 4। सो आप क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Why foreign DNA cannot pass through the cell membrane of host cell? अभी मैंने कहा कि DNA is hydrophilic and macromolecule, तो आंसर इज 3। इस पे नजर रखिएगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, RNA and proteins are removed by treating chromosome containing desired gene with। हाँ बेटा, जब आप डिजायर्ड क्रोमोसोम, जब आप क्रोमोसोम निकालते हो जिसमें डिजायर्ड जीन होता है, तो उसके बाद बेटा आपको उसके क्रोमोसोम के आरएनए और प्रोटीन को डाइजेस्ट करना पड़ता है ताकि आप डीएनए को आइसोलेट कर पाओ। तो यहां पर बेटा आपको प्रोटीन डाइजेशन के लिए, आरएनए डाइजेशन के लिए राइबोन्यूक्लियसिस चाहिए और प्रोटीन डाइजेशन के लिए प्रोटीएसिस चाहिए, तो राइबोन्यूक्लियसिस एंड प्रोटीएसिस। छोटे छोटे क्वेश्चंस यहां पे मैंने लाए। इन रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, डीएनए इज प्रेसिपिटेटेड आउट बाय एडिशन ऑफ चिल्ड इथेनॉल। अब क्या बोलूं बेटा, 3-4 बार नीट में आया चिल्ड इथेनॉल। दिस मेथड इज कॉल्ड एज, शाबाश बेटा, स्पूलिंग। इल्यूशन और स्पूलिंग पे, ज्यादातर इल्यूशन पे नजर रखना बेटा। जल इलेक्ट्रोफोरियसिस में जब हम बेटा जल समेत डिजायर्ड जीन को बाहर निकालते हैं, उसके बाद बफर के जरिए बेटा जल को डिसॉल्व करते हो, डिजायर्ड जीन को हासिल करते हैं, दैट मेथड इज कॉल्ड एज इल्यूशन। Question number 29. The different steps involved in the process of recombinant DNA technology are given below. Randomly arrange these in correct order. बहुत आसान क्वेश्चन। तो देखिए बेटा, अब आप कैसे इसको अरेंज करोगे। सबसे पहले आपको आइसोलेशन करनी पड़ेगी डिजायर्ड जीन की, तो तीसरा। उसके बाद आप क्या करोगे बेटा, एम्पलीफिकेशन ऑफ जीन इंटरेस्ट, जीन ऑफ इंटरेस्ट पीसीआर, ताकि इसकी मल्टीपल कॉपीज आप बनाओ। तो उसके बाद बेटा आपको फॉलो करना पड़ेगा एम्पलीफिकेशन स्टेप। उसके बाद बेटा आप क्या करोगे, वंस एम्पलीफिकेशन हुई, डिजायर्ड जीन की करोड़ों कॉपीज आपने बनाए, फिर हम डिजायर्ड जीन को लाइगेट करेंगे डीएनए फ्रैगमेंट के साथ इनटू अ वेक्टर, दैट इज क्लोनिंग वेक्टर, रिकम्बिनेंट डीएनए बनाएंगे। तो उसके बाद बेटा स्टेप 4 लगेगा। उसके बाद अगर आप देखोगे, अब इस रिकम्बिनेंट डीएनए को आपको होस्ट सेल में इंसर्ट करना है, तो स्टेप 5 लगेगा। फिर किस लिए सब कुछ किया, ताकि आपको डिजायर्ड प्रोडक्ट मिले, एक्सट्रैक्शन ऑफ द डिजायर्ड जीन प्रोडक्ट। तो लास्ट में बेटा 1 है, तो देख लीजिए कहां है, 3 2 4 5 1, 3 2 4 5 1, ऑप्शन इज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 30, पीसीआर। पीसीआर पे बेटा नजर,
देखिए बेटा पीसीआर में मैंने आपको कहना है कि पीसीआर 3 स्टेप्स में होता है। कैरी मुलिस ने बेटा इस टेक्निक को डिजाइन किया और ये बेटा ऐसा इंसान था जिसने डीएनए को बेटा शाबाश मल्टीप्लाई करवाया आउटसाइड द सेल, क्योंकि इसने बेटा एक चीज पे काम किया और वो एंजाइम था दैट इज बेटा टैग पॉलीमरेज, जो हाईली थर्मोस्टेबल एंजाइम है। अब बेटा आपको एक कोड याद रखना पड़ेगा, डेट। इथेजो याद बेटा 3 स्टेप्स बेटा आपके इस पीसीआर में लगते हैं। डेट, डी फॉर डिनेचुरेशन, ए फॉर बेटा एनिलिंग और ई फॉर एक्सटेंशन। टी कुछ नहीं है, क्योंकि 2 बार बेटा क्वेश्चन पूछा गया है कि ऑर्डर में बोलिए कि क्या स्टेप्स चलते हैं। डेट याद रखिएगा, डी फॉर डिनेचुरेशन, ए फॉर एनिलिंग, टी को गोली और ई फॉर एक्सटेंशन। तो चले बेटा यहां पे एक्सटेंशन का टेम्परेचर दिया गया, एनिलिंग का और डिनेचुरेशन का। सबसे पहले डिनेचुरेशन बेटा 94 डिग्री सेल्सियस पे होती है, एनिलिंग जो है 40 to 60 डिग्री सेल्सियस पे होती है और एक्सटेंशन, इस टेम्परेचर को बेटा याद रखिए। एक तो हीट शॉक का टेम्परेचर और एक्सटेंशन का टेम्परेचर आप याद रखिएगा। हीट शॉक ट्रांसफॉर्मेशन में, एक्सटेंशन पीसीआर में। सो ऑप्शन इज 2। क्वेश्चन नंबर 31। चलिए, आइडेंटिफाई ए बी सी एंड डी इन द गिवन डायग्राम। पीसीआर के स्टेप्स है बेटा। देखिए अब मुझे यहां पे पहले ए आइडेंटिफाई करना है। ए लॉजिकली बेटा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में तब्दील करना है, सिंगल स्ट्रैंडेड टेम्पलेट्स में बनाना है, तो हीट है, सो ए इज हीट। बी जो है बेटा यहां प्राइमर्स मिले हैं, हमेशा याद रखना प्राइमर्स 3' एंड पे मिलते हैं, तो ये बेटा बी यहां पे प्राइमर आपका है। उसके बाद बेटा सी जो है ये एक एंजाइम है जो अब बेटा डॉटर स्ट्रैंड्स टेम्पलेट पे बनाएगा, और आपको पता है सी जो यहां पे वो टैग पॉलीमरेज होगा। उसके बाद बेटा जो ई है वो आपको पता है, डिनेचुरेशन के बाद बेटा फिर एनिलिंग है, जहां पे आपके जो बेटा प्राइमर्स होते हैं जुड़ जाते हैं 3' एंड ऑफ बोथ द डीएनए टेम्पलेट्स। उसके बाद बेटा जो डी है, दीज आर द नंबर ऑफ साइकिल्स। ये बेटा यहां पे 1 बिलियन कॉपीज बना रहा है और आपकी टेक्स्ट बुक की लिखती है कि 30 साइकिल्स यहां पे हो जाते हैं, ताकि बेटा यहां पे क्या बने आपके बेटा शाबाश कुल मिला के कितनी कॉपीज 1 बिलियन। तो कितने साइकिल्स लगते हैं बेटा 30 साइकिल्स। तो देखिए बेटा ए हीट है, बी प्राइमर है, कहां पे है, सी टैग पॉलीमरेज है, डी बेटा 30 साइकिल्स है और ए एनिलिंग है। तो ऑप्शन इज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, Statement 1. PCR stands for polymerization chain reaction. ना बेटा, it stands for polymerase chain reaction. इतिगो गलत है। It helps in amplification of desired gene DNA or gene of interest in vitro and was developed by Carey Mullis. इसके लिए बेटा इसको नोबेल प्राइज 1993 में दिया गया। उसके बाद बेटा 2 sets of primers are chemically synthesized along oligonucleotides, are chemically synthesized long oligonucleotides, no long, ये small होते हैं, so long की वजह से ये स्टेटमेंट बेटा गलत। उसके बाद टैग पॉलीमरेज इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए बैक्टीरियोफाज थर्मस एक्वाटिकस। ना बेटा ये बैक्टीरियोफाज से नहीं, वायरस से नहीं, ये बैक्टीरिया से हासिल होता है, तो इसकी वजह से बेटा ये स्टेटमेंट भी गलत। तीनों स्टेटमेंट इसमें गलत है, सो ऑल आर इनकरेक्ट। ऑप्शन इज 4। नेक्स्ट क्वेश्चन 33। हाउ मेनी कॉपीज ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स आर फॉर्म्ड इन 5 साइकिल्स ऑफ पीसीआर। 5 साइकिल पीसीआर में कितनी कॉपीज बनती है? फॉर्मूला बहुत ही आसान, 2 raised power 5, where n is the beta, 2 raised power n, where n is the number of cycles। तो देखिए बेटा कैसे इस क्वेश्चन को आप करेंगे। n है ना नंबर ऑफ साइकिल्स, तो कितनी बेटा साइकिल्स हो रहे हैं 5, तो कितनी बेटा पीसीआर में आपके बेटा डिजायर्ड जीन की कॉपीज बनेंगी? सीधे बेटा 2 into 2 into 2 into 2 into 2, so it is equal to बेटा 32। तो आंसर देखिए बेटा ऑप्शन नंबर 2 is 32। फॉर्मूला याद रखिएगा 2 raised power 1, where n is the number of cycles। चले बेटा क्वेश्चन नंबर 34। Statement 1. In most of recombinant DNA technologies, the ultimate aim is to produce desired protein. यही तो हमारी aim है बेटा। Next, if any protein encoding gene is expressed in heterologous host, it is called as recombinant protein. 100% correct. Bioreactors help in producing large quantity of products and also provides optimal growth conditions. यही तो है बेटा bioreactors का ये जबरदस्त चीज। ये क्या करते हैं, ये होस्ट को बेटा तेजी के साथ मल्टीप्लाई करने देते हैं, क्योंकि इन बायो रिएक्टर्स में बेटा और बेटा
इतने गैजेट्स लगे होते हैं जो पीएच को मेंटेन करता है, टेम्परेचर को मेंटेन करता है, ऑक्सीजन सप्लाई कंटिन्यूअस रखता है, न्यूट्रिएंट्स कंटिन्यूअसली प्रोवाइड करता है, जो बेटा अनयूज्ड कल्चर मीडिया होता है उसको कंटिन्यूअसली बाहर निकाला जाता है, ताकि बेटा यहां पे जो आपका होस्ट है वो हमेशा बेटा एक्सपोनेंशियल फेज पे ग्रो करे। नहीं तो आपको पता है ग्रोथ करो सिग्मॉइड करो होता है, पहले एक्सपोनेंशियल फिर लैग फिर बेटा स्टेशनरी, यहां पे कंटिन्यूअसली बेटा ये किस फेज में रहता है, एक्स लॉन्ग फेज और बेटा एक्सपोनेंशियल फेज और एक्टिव फेज, इस पे नजर रखना। तो इससे बहुत सारा लार्ज बायोमास मिलता है और डिजायर्ड प्रोडक्ट भी लार्ज क्वांटिटीज में मिलता है। उसके बाद इन बायोरिएक्टर्स देयर इज कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, इस पे नजर रखना बेटा, 2 बार नीट में आया है। दैट सेल दैट देयरफॉर सो दैट द सेल रिमेन इन द फिजियोलॉजिकली एक्टिव लॉग फेज, इस पे नजर रखना बेटा। फेज producing large quantity of biomass leading to higher yields of desired product, 110% ये स्टेटमेंट भी करेक्ट। तो यहां पे चारों की चारों स्टेटमेंट्स करेक्ट है। तो देखिए बेटा कहां पे आपके चारों की चारों स्टेटमेंट्स करेक्ट है, तो ऑप्शन इज 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। अब आपके पास बेटा यहां पे 2 बायोरिएक्टर्स है, दोनों में स्टायरर है। स्टायरर जरूरी होना चाहिए ताकि वो बेटा इन कल्चर मीडिया में न्यूट्रिएंट्स को, ऑक्सीजन को, होस्ट सेल्स को अच्छी तरह से मिला सके, ताकि हर किसी को बेटा अपना अपना ऑक्सीजन मिले होस्ट सेल को, ताकि होस्ट सेल हमेशा एक्सपोनेंशियल फेज या एक्टिव फेज में रहे। तो देखिए बेटा ये आपकी टेक्स्ट में भी लिखा है, ये सिंपल स्टायर्ड बायोरिएक्टर है और ये स्पार्ज्ड है। तो चले बेटा आंसर इज 3, क्वेश्चन नंबर 35। नेक्स्ट, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ बायोसिंथेटिक स्टेज इन बायोरिएक्टर्स, अब हमें रिकम्बिनेंट प्रोटीन मिला। सपोज बेटा मैंने इंसुलिन बनाया, अब जब इंसुलिन मैंने बनाया इस ई कोलाई से, अब बायोरिएक्टर में ढेर सारा बेटा ई कोलाई बना, रिकम्बिनेंट ई कोलाई, जिसमें बेटा अब आपने इंसुलिन जीन डाला है, तो इंसुलिन भी माशाल्लाह बहुत ज्यादा बनेगा। मगर ये इंसुलिन प्यूरिफाइड फॉर्म में तो नहीं रहेगा ना बेटा, क्योंकि इसके साथ बेटा कल्चर मीडिया होगा, इंप्योरिटीज होगी। तो जब बायोसिंथेटिक स्टेज कंप्लीट होता है बायोरिएक्टर्स में, वहां पर जो आपका प्रोडक्ट होता है वो किस फॉर्म में ऑब्टेन होता है, क्रूड फॉर्म। अब इसको बेटा प्यूरिफाई करना है, इसको सेपरेट करना है, उसके बाद इसमें प्रिजर्वेटिव्स डालने ताकि इसका शेल्फ लाइफ इंक्रीज हो जाए। तो इसीलिए बेटा बायोसिंथेटिक स्टेज के बाद अब डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग होती है। क्रूड फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड एज फिनिश्ड प्रोडक्ट बाय अ प्रोसेस कॉल्ड डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, 100% करेक्ट। उसके बाद इन डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग नीट में आया है सेपरेशन, सेपरेशन पे नजर एस, शाबाश, प्यूरिफिकेशन पी एंड प्रिजर्वेशन एसपीपी, याद रखना। और द प्रोडक्ट इज डन, यस। डाउनस्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल वेरीज फ्रॉम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, ये भी बेटा 100% करेक्ट। तो यहां पे चारों की चारों स्टेटमेंट्स बेटा आपकी करेक्ट है। अब देखिए मैंने नीचे क्या लिखा है, हाउ मेनी स्टेटमेंट्स इज और इज ओब्लिक आर नॉट इनकरेक्ट। नॉट इनकरेक्ट मतलब करेक्ट कितनी है, सो सारी की सारी करेक्ट है, तो आंसर इज 4। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम बेटा टुवर्ड्स रीजनिंग और असर्शन आएंगे। तो थोड़ा बहुत पानी पीने दीजिए बेटा, गला सूख गया 1.5 घंटे से। चले बेटा लास्ट पड़ाव पे आएंगे आज के सेशन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 37। सिलेक्टेबल मार्कर इज मेंट फॉर डिस्टिंग्विशिंग ए रिकम्बिनेंट फ्रॉम नॉन रिकम्बिनेंट। यस बेटा, इसमें कोई आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए, थक गया मैं ये बोल बोल के। उसके बाद द रिकम्बिनेंट्स कैन फ्लोरिश इन मीडियम हैविंग बोथ एम्पिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन व्हाइल द नॉन रिकम्बिनेंट्स कैन नॉट। हो बेटा जब रिकम्बिनेंट बना वो कहां पर बेटा फ्लोरिश करेगा, तो इसलिए बेटा असर्शन ठीक है, जो रीजन है वो गलत है, तो आंसर इज 3। सो क्वेश्चन नंबर बेटा 37 का जो आंसर है वो 3 है, क्योंकि असर्शन तो ठीक है, रीजन गलत बोल रहा है। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज यूज्ड इन डीएनए एम्प्लीफिकेशन। यस बेटा, इसमें तो कोई आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। द एम्प्लीफिकेशन रेजिस्टेंट जीन इज यूज्ड एज सिलेक्टेबल मार्कर टू चेक ट्रांसफॉर्मेशन। ये कहां से टपका बेटा, ये तो दूर दूर तक इसके साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो असर्शन है वो ठीक है, मगर जो रीजन है बेटा वो को टोटली करेक्ट है और वो स्टेटमेंट भी गलत है। तो अगेन द आंसर इज 3। तो याद रखिएगा बेटा कि जो क्वेश्चन नंबर 38 यहां पर आपका है, सॉरी, जो क्वेश्चन नंबर 38 आपका है यहां पे बेटा पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज यूज्ड इन डीएनए एम्प्लीफिकेशन, द एम्प्लीफिकेशन रेजिस्टेंट जीन इज यूज्ड एज सिलेक्टेबल मार्कर टू चेक द बेटा ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है, पर ये इसको सपोर्ट नहीं कर रहा है, इसलिए ऑप्शन क्या बेटा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन,
In polymerase chain reaction, DNA polymerase, which is isolated from the thermus aquaticus, is used. This specific DNA is thermostable, which remain active during the high temperature induced denaturation of double-stranded DNA. Yes बेटा, यहाँ पे दोनों statements ठीक है और reason बेटा assertion को भी support कर रहा है, तो answer is 1. So question number 39 का जो answer है बेटा वो 1 है. Next. क्वेश्चन नंबर 40 की ओर अब हम रुजू करेंगे. तो चले बेटा क्वेश्चन नंबर 40 की ओर अब देखिएगा. द रिकम्बेंट डीएनए मॉलिक्यूल कैन नॉट बी क्रिएटेड अनलेस वन कट द वेक्टर एंड द सोर्स ऑफ डीएनए विद द सेम रेस्ट्रिक्शन एंड न्यूक्लियस. यस बेटा, बोला बार बार थक गया. उसके बाद व्हेन कट बाय द सेम एंजाइम बोथ विल हैव स्टिकी एंड्स दैट विल बी जॉइंड बाय डीएनए लाइगेस. यस बेटा, और ये इसको सपोर्ट भी कर रहा है क्योंकि ये कहता है ना कि एस्पजन दोनों पेवा चाटिन सेम रेस्ट्रिक्शन एंड न्यूक्लियस से. क्यों? क्योंकि बेटा इसकी वजह से इनके स्टिकी एंड्स एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं. तो यहां पर बेटा ऑप्शन 1 आएगा. ये दोनों को बेटा सपोर्ट कर रहा है. क्वेश्चन नंबर 41. Tie plasmids and retroviruses are used as vectors in gene transfer process. क्यों? क्योंकि बेटा ये नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर है ना. अब अगर है तो लिखा होगा तो ठीक है. दे हैव द नेचुरल आर्ट ऑफ डिलीवरिंग जीन्स इन देयर यूकैरियोटिक होस्ट. यस, एक प्लांट सेल में और दूसरा एनिमल सेल में. सो सपोर्ट भी कर रहा है. दोनों स्टेटमेंट ठीक, सपोर्ट भी कर रहा है. तो आंसर इज बोथ. क्वेश्चन नंबर 42. The most commonly used bioreactors is stirring type. Stirring means कि बेटा इनके अंदर स्टायरर होता है जो कंटिन्यूसली चीजों को मिलाता है. अगर इसके बाद आ रहा है कि ये चीजों को मिलाने में कामयाब होता है जिसकी वजह से जो होस्ट सेल है कंटिन्यूसली मल्टीप्लाई कर रहा है, the stirrer facilitates the even mixing and oxygen availability throughout the bioreactor. बराबर बेटा फिट हो रहा है, सपोर्ट भी कर रहा है. तो आंसर इज 1. तो आज के लेक्चर का बेटा अब जो लास्ट क्वेश्चन आ रहा है, तो देखिए बेटा अब यहां पर देखेंगे हम क्या बेटा यहां पर असर्शन और रीजन दोनों ठीक है. सपोर्ट हो रहा है तो 1 आंसर है, नहीं हो रहा है तो 2. Separated DNA fragments in gel electrophoresis is stained with ethidium bromide followed by exposure to UV rays. Yes बेटा, क्यों ऐसा क्यों हमें करना पड़ता है? क्योंकि बेटा अगर उसके बाद लिखा होगा कि जो डीएनए फ्रैगमेंट्स है वो आंखों से दिखते नहीं है. तो चले बेटा, प्योर डीएनए फ्रैगमेंट्स आर नॉट विजिबल इन लाइट एंड विदाउट स्टेनिंग कैन नॉट बी सीन. ये भी ठीक और सपोर्ट भी कर रहा है. तो आंसर इज 1. इसी के साथ बेटा आज आपका पार्ट 1 जो है कंप्लीट हुआ. आज मैंने बेटा खाली 43 क्वेश्चंस डिस्कस किए क्योंकि मुझे पता था कि आज का चैप्टर बहुत ज्यादा भारी है. अब बेटा जितना हो सकेगा इतने कम टाइम में पूरे चैप्टर को डिस्कस करना, इसमें कम से कम बेटा 8 से 9 दिन लगते हैं टीचर को पढ़ाने में. बेटा इवन बेटा कुछ तो मुझे लगता है 9 लेक्चर्स तो ये लेता है. तो इसलिए बेटा यहाँ पे मेहरबानी करके आप इस चीज़ को अच्छी तरह से देखिएगा. बहुत बेटा इस पे मेहनत आज दिन भर मैंने की क्योंकि मुझे ऑब्जेक्टिव्स अच्छी तरह से अवेलेबल नहीं थे इसके लिए, तो मुझे नए ऑब्जेक्टिव्स इसके लिए दिन भर बनाने पड़े. तो बेटा मैं भी बहुत ज़्यादा थक गया. तो चलिए बेटा मुझे इजाज़त दीजिए. अस्सलाम वालेकुम.